आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आज हम अपने फर्म को क्या करेंगे, क्लोज। तो अब जब फर्म क्लोज होगी तो हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा वो हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो सबसे पहले तो चैप्टर का मीनिंग डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंडिंग अप या टर्मिनेशन, यानी कि किसी भी चीज का खत्म हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। और यहाँ पे क्या खत्म हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। आपको पता है चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक भी आप डिसोल्यूशन पढ़ रहे थे। चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक भी आप डिसोल्यूशन पढ़ रहे थे, बट उसे कहते थे सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वहां सिर्फ आपकी पार्टनरशिप खत्म हो रही थी, रिश्ते बदल रहे थे। फर्म बंद नहीं की थी आपने, बिजनेस बंद नहीं किया था, आपने क्या किया, सब कुछ चेंजेस किए। तो जब आपका इकोनॉमिक रिलेशनशिप सिर्फ चेंज होता है तो उस चेंज को तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहा जाता है। लेकिन जब आप हमेशा हमेशा के लिए उन रिश्तों को खत्म कर देते हो, तोड़ देते हो उस रिश्ते को, बिजनेस को बंद कर देते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है, दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड, firm is wound up and the economic relationship among the partners ends। रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं, बिजनेस बंद हो चुका है, फर्म जो है वो टर्मिनेट हो चुकी है। ठीक है, अब ये डिसोल्यूशन कैसे कर सकते हो, करने का कुछ तरीका भी तो होगा। ऐसा थोड़ी कि जब मन चाहा बिजनेस बंद करके बैठ गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहला तरीका क्या है, आप यहाँ पे 5 तरीके से बिजनेस को बंद कर सकते हो। पहला है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, तीसरा है बाय नोटिस, फोर्थ है हमारे पास ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और फिफ्थ है हमारे पास डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। हम सब एक पार्टनरशिप में हैं, हम सब आए बैठे, हमने बातचीत करी कि देखो अब फर्म को बंद कर देना चाहिए। हमें लगता है, हमें जस्टिफाइड लग रहा है कि यार ठीक है, बहुत टाइम हो गया फर्म को चलाते हुए, अब या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हम इसको फर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो सारे पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं कि ठीक है फर्म को बंद कर देते हैं। तो जब म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, पार्टनर्स ही एग्री हो गए, तो फिर क्या करना है, बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट से तो बहुत आसानी से बंद की जा सकती है। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब, आपकी फर्म के सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल गया। ठीक है, अगर दिवालिया भी निकल जाता है तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस पार्टनरशिप बिजनेस को बंद करना है। दिवालिया मींस व्हेन योर लायबिलिटीज बिकम ग्रेटर देन योर एसेट्स। आपके पास पैसे नहीं है अपनी लायबिलिटीज को चुकाने के। तो पहला इवेंट तो ये कि जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएं। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो सकता है, कि जब आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाए। इसका एग्जांपल वही कि अब तक हमारे दिल्ली के अंदर ये जो ठेका देशी शराब है, यही बोलते हैं ना, इसको चलाना अलाउड है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी बड़ी इसी से रही है, ऐसा सुना जाता है। लेकिन कुछ स्टेट्स में इसको बैन किया गया है, बट अब तक हम इसे बहुत अच्छे से चला पा रहे थे। अचानक से दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपना लॉ चेंज कर लिया और उन्होंने कह दिया कि आज से जो भी पर्सन इस चीज का काम करेगा वो इलीगल काउंट होगा। अब तक तो आपका बिजनेस सही चल रहा था, पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी, बट अब गवर्नमेंट ने एक बात कह दी है, तो अब आपका बिजनेस आज से क्या हो गया, जिस दिन से वो ऑर्डर पास हुआ, अनलॉफुल। तो अगर आपका बिजनेस अनलॉफुल हो जाता है तो भी आपको उस टाइम पे कंपल्सरी डिसॉल्व अपनी फर्म को करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा बाय नोटिस। अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल थी तो आप एक नोटिस जारी करके भी, मतलब आपकी इच्छा हो रही है कि यार अब फर्म को बंद करना है, तो ऐसे एकदम से थोड़ी बंद कर दोगे। आपने एक नोटिस जारी किया कि हम अपनी फर्म को क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो नोटिस जारी करके भी आप ये काम कर सकते हो। फोर्थ है ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। एक ऐसा इवेंट हो गया, अब वो इवेंट क्या क्या हो सकते हैं। पहला इवेंट, आपने ना एक फ्लाईओवर बनाने के लिए पार्टनरशिप करी थी, फ्लाईओवर बन चुका है, पार्टनरशिप डिसॉल्व। यानी कि आपने एक स्पेसिफिक वेंचर के लिए, प्रोजेक्ट के लिए आपने पार्टनरशिप करी, वो वेंचर कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई। आप 2 साल के लिए पार्टनरशिप में आए थे, 2 साल पूरे हो गए, पार्टनरशिप बंद हो गई। ठीक है, आप में से किसी एक पार्टनर की इंसॉल्वेंसी डिक्लेरेशन अभी कोर्ट में पेंडिंग है, अभी कोर्ट में जजमेंट चल रहा है कि आप इंसॉल्वेंट हो या नहीं हो। तो अगर ऐसा कोई पेंडिंग केस होता है तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ता है, अपनी फर्म को बंद करना पड़ता है। फिर है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट क्या है, जब कोर्ट खुद ऑर्डर करेगा फर्म बंद कर दो। अब कोर्ट ऐसा कब करेगा, जब आप में से किसी भी पार्टनर ने कोई मिसकंडक्ट कर दिया हो, गिल्टी फाउंड हो गए हो, मतलब कोई ऐसा काम जिसको लॉ सपोर्ट नहीं करता है, या फिर आप में से कोई एक पार्टनर काम करने लायक नहीं रहा, परमानेंटली
इनकैपेबल हो गए हो, मतलब कोई ऐसी इलनेस हो गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है कि अब आप काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद और क्या ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, एक तो हो गया मिसकंडक्ट, एक हो गया कि कोई भी पार्टनर इनकैपेबल हो गया, परमानेंटली इनकैपेबल हो गया। उसके अलावा आपकी फर्म लॉस के बिना चल ही नहीं पा रही है, आप परसिस्टेंटली आपको लॉसेस हो रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि अगर आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं तो लॉस ही होने वाले हैं, तो ऐसी फर्म को चलाने का क्या फायदा है, तो बंद कर देती है। या फिर और भी कोई ऐसा इवेंट हो सकता है जहां पर कोर्ट को जस्टिफाई लगता है कि यार बंद ही कर दो इस फर्म को अब, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ मोड्स हैं जिसके थ्रू आप डिसोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना होता है डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड पार्टनरशिप। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3 से लेकर 6 तक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि वहां पर फर्म चल रही थी, सब रिलेशनशिप चेंज हुए। लेकिन आज 7 चैप्टर से हमने स्टार्ट किया कि हमारा बिजनेस बंद होगा, इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे। कोर्ट का इंटरवेंशन कहाँ होता है, यहाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो ना यहाँ पे कोर्ट का इंटरवेंशन है भी और कुछ चीजों में नहीं भी है। वहां तो वॉलंटरी है, वहां आप अपनी मर्जी से सारे काम करते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब बिजनेस बंद तो बुक्स भी बंद होंगी, वहां बुक्स चलती रहती हैं। हाँ, यहाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचा जाएगा, लाइबिलिटीज पे ऑफ होंगी, एसेट्स बेचे जाएंगे, रियलाइज होंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ आप रीवैल्यू करते हो एसेट्स को, रीअसेस करते हो लाइबिलिटीज को, याद है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो। इफेक्ट, अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हो तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी है, तो पार्टनरशिप भी तो बंद हो गई। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो गई है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, थ्योरेटिकली हमने इंट्रोडक्शन ले लिया दैट व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब डिसोल्यूशन के टाइम पे आप जब अकाउंट्स को सेटल करने आते हो तो हमारे सामने 2 इश्यूज अराइज होते हैं। पहला इशू होता है कि अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करें, और दूसरा इशू होता है कि पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स और पर्सनल डेट्स कैसे किया जाए। तो 2 सेक्शंस है हमारे पास, सेक्शन नंबर 48 एंड सेक्शन नंबर 49, जिसमें से ये वाला सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सेक्शन को आपने नहीं भूलना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 48 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की, कि हम अकाउंट्स को कैसे सेटल करेंगे। उसमें भी 2 बातें निकल कर आई। अगर आपके पास लॉस है, भाई डिसोल्यूशन ज्यादातर बेसिकली तभी होता है जब आपकी फर्म लॉस पे चल रही हो, तो अगर आपके पास कुछ लॉसेस हैं तो आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, उनकी भरपाई कैसे करोगे। तो ये एक सीक्वेंस है भरपाई करने का, ऊपर नीचे नहीं करना है, एज इट इज यूज करना है। कि अगर आपके पास कोई लॉसेस है तो उसको सबसे पहले आप कहां से राइट ऑफ करोगे, आपके पास जो प्रॉफिट्स रखे होंगे, सीधी सी बात है, लॉस की भरपाई कहां से करनी चाहिए, सबसे पहले प्रॉफिट्स, कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रखे होंगे, कुछ रिजर्व्स रखे होंगे, पहले वहीं से राइट ऑफ करो। बट सपोज करो कि या तो आपके पास प्रॉफिट्स है ही नहीं या इनसफिशिएंट है, तो उसके बाद आप पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से उस चीज की भरपाई करने की कोशिश करोगे कि पार्टनर अपनी अपनी कैपिटल से पैसा दें। आप सपोज करो वो भी इनसफिशिएंट है या उनके पास भी पैसा नहीं है, तो थर्ड हमारे पास निकल कर आता है कि फिर पार्टनर अपने पास से पैसा लेकर आएंगे इंडिविजुअली अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लेकिन लॉस की भरपाई उन्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अब हम जब फर्म को डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं उनको बेचा जाता है मार्केट में। भाई फर्नीचर है, डेटर से पैसा मांगेंगे, स्टॉक बेचेंगे, मशीनरी बेचेंगे, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीजें होंगी हमारे पास, तो उनको बेचकर आपके पास पैसा आएगा। अब उस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, तो दूसरा आपके पास निकल कर आता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूसेज, कि आपके जो एसेट्स हैं उनका आप इस्तेमाल किस तरीके से करते हो अपनी लाइबिलिटीज को चुकाने के लिए। तो एसेट्स का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाएगा वो हमें बताता है एप्लीकेशन ऑफ एसेट, और जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ना वो इसी वाले पॉइंट से हम सीख पाएंगे, तो ये वाला पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब उन्होंने कहा कि देखो क्या है, सीधी सी बात है, बहुत लॉजिकल बात है, आप अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हो, तुम कुछ सोचो कि तुम अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हो तो तुम्हारे दरवाजे पे सबसे पहले पैसा लेना कौन आएगा, तुम जो बाहर वालों से पैसा लेके बैठे हो, रिश्तेदारों से पैसा लेके बैठे हो, अपनी फैमिली से पैसा लेके बैठे हो, कौन आएगा, या अपनी जेब का पैसा है, सबसे पहले बाहर वाला ही आएगा ना। तो यहाँ पर भी ऐसी होता है कि जब तुम अपनी फर्म को बंद करोगे, एसेट्स बेचोगे, पैसा आएगा, तो सबसे पहले थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी दी जाएगी, सबसे पहले थर्ड पार्टी। और अभी जो मैं आपको एक अकाउंट सिखाऊंगी 90% आपका चैप्टर उसी अकाउंट के ऊपर ही बेस्ड है। तो उस अकाउंट को बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि हमें अपने यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उनका पैसा, जो थर्ड पार्टी है हमें उनका पैसा चुकाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप थर्ड पार्टी को पैसा दोगे। अब उसके बाद अगर आपके पास पैसा बच जाता है तो आपने ना पार्टनर से लोन लिया होता है, कई बार पढ़ा ना पार्टनर्स लोन,
कई बार हमारा जो पार्टनर होता है वो भी फर्म को क्या दे देता है, लोन दे देता है, कैपिटल नहीं लोन देता है, क्योंकि उसके ऊपर वो क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अगर आपने थर्ड पार्टी का पैसा चुका लिया है तो फिर दूसरे नंबर पे ना आपके यहाँ लाइन में वो पार्टनर खड़ा होगा, लेकिन वो पार्टनर ये नहीं कहेगा मुझे मेरी कैपिटल का पैसा दे दो, वो कहेगा जी मैंने ना आपको लोन दे रखा है, कैपिटल की तो चलो बात की बात है, मुझे मेरा लोन का पैसा दे दो, ठीक है, क्योंकि उस लोन के लिए वो हमारे लिए पराया बन जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है, तो वो मांगेगा अपना लोन। फिर जब लोन को देकर भी अगर तुम्हारे पास पैसा बच जाता है तो उसके बाद तुम पार्टनर की कैपिटल का पैसा चुकाओगे, और उसके बाद भी पैसा बच गया, हालांकि आपके पास अभी ऐसा होगा नहीं कि पैसा बचेगा, बट सपोज करो उसके बाद ही पैसा बच गया, तो बाकी के वो क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो ये सीरीज है, ये सीक्वेंस है कि जब भी आपके पास पैसा आएगा एसेट्स को बेच के, तो सबसे पहले किसका पैसा चुकाना है, थर्ड पार्टी, फिर उसके बाद पार्टनर का लोन, फिर पार्टनर की कैपिटल, और बच गया तो आपस में बांट लो, ठीक है। ये तो हो गया, ये आपको सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है, एक आध कोई इसका न्यूमेरिकल ऐसे पूछ ले जाएगा। पर्सनल प्रॉपर्टी अगर हमारे पार्टनर्स की है तो वो कैसे इस्तेमाल की जाएगी फर्म के डेट्स को, सेक्शन 49 बताएगा कि किस तरीके से फर्म के डेट्स और पर्सनल डेट्स पे किए जाएंगे। तो सबसे पहले जो फर्म की प्रॉपर्टी है, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के डेट्स को पे करने के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। अब वहीं पे अगर पर्सनल प्रॉपर्टी हो तो पार्टनर्स की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, तो वही ऑब्वियस सी बात है, पहले वो अपने पर्सनल कर्जे चुकाएगा, बट उसके बाद अगर पैसा बच गया, मतलब उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बच गई और फर्म के डेट्स अभी भी बाकी है, तो उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से फर्म के डेट्स चुकाने होंगे। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स की होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होती पार्टनरशिप की, तो इस रीजन की वजह से पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती है फर्म के डेट्स को चुकाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास किस्सा था सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स का, जहां पे सेक्शन 48 और सेक्शन 49 हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से लॉसेस को ट्रीट करते हो, किस तरीके से एसेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कैसे हम फर्म के डेट्स और पर्सनल प्रॉपर्टी को हैंडल करते हैं। अब इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, सपोज फर्म के डेट्स हैं 10 लाख रुपए के और फर्म के पास एसेट्स हैं 8 लाख रुपए के, तो क्या फर्म की प्रॉपर्टी से फर्म के डेट्स पूरे किए जा रहे हैं, नहीं, ठीक है। ध्यान से समझना, देखो इस चीज को, मैंने कहा कि फर्म की प्रॉपर्टी है कितने की, 8 लाख की, डेट्स हैं 10 लाख के, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है 15 लाख की, पर्सनल डेट्स हैं 10 लाख के, तो अब क्या होगा, कितनी कमी है, 2 लाख की, पहले ही अपने 15 लाख में से 10 लाख रुपए चुकाएगा, 5 लाख अभी बचे हुए हैं, 5 लाख में से 2 लाख ये फर्म के डेट्स के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है, 3 लाख अभी भी उसके पास बचे हुए हैं। तो ये इस तरीके का छोटा मोटा न्यूमेरिकल अगर उन्होंने पूछ लिया तो पूछ लिया, वैसे आज तक कभी पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो आज हमने डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का इंट्रोडक्शन ले लिया, बेसिक समझ लिया कि क्या है। सबसे पहली बात कि आपको यहाँ पे करना क्या क्या होगा, यहाँ आपको इन 5 चीजों के साथ डील करना है बेसिकली। सबसे पहला जो हीरो है इस पूरे चैप्टर का वो है रियलाइजेशन, जो मेन लीड रोल जिसे कहते हैं ना, वो इसी का ही रियलाइजेशन। अगर आपने इस रियलाइजेशन को समझ लिया 90% ऑफ योर चैप्टर विल बी कवर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लोन बाय पार्टनर, लोन टू पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक और कैश अकाउंट, ये सपोर्टिंग एक्टर्स हैं इस चैप्टर के, कि हमें सीखना है इनके बारे में भी, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रियलाइजेशन के बाद ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये तो बिल्कुल ही वो जो गेस्ट अपीयरेंस वाले होते हैं ना, ये वो वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट। अब तक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उसे मैं चैप्टर नंबर 3 से लेकर अगर 6 तक बात करूं तो एक और आर से आपने एक अकाउंट पढ़ा है, कौन सा, रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन के अंदर आपने किया अपने एसेट्स को रिवैल्यू, अपनी लाइबिलिटीज को रीअसेस। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे ना आप अपना बिजनेस बंद नहीं कर रहे थे, बट एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू चेंज हो रही थी, लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो रही थी, तो जस्ट उस चेंज को रिकॉर्ड करने के लिए आपने वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। बट डिसोल्यूशन के टाइम पे अब आपको क्या करना है, सारे जो एसेट्स हैं उन्हें आपको रियलाइज करना है। रियलाइज मतलब उनको सेल ऑफ कर देना है, बेच देना है आपने उनको, क्योंकि अब उन एसेट्स को आप अपने पास रख के करोगे भी क्या, और जितनी भी आपके पास लाइबिलिटीज होंगी उनको आप पेड ऑफ कर दोगे, सेटल कर दोगे। अब ये होगा कैसे भाई, हमारी पार्टनरशिप में न जाने कितने एसेट्स होंगे, न जाने कितनी लाइबिलिटीज होंगी। अब मैं इंडिविजुअली अगर हर एक अकाउंट को सेटल करती रही तो मुझे न जाने कितना टाइम लग जाएगा इस डिसोल्यूशन को करने में। कि सपोज मेरे पास फर्नीचर है 10,000 का, वो मार्केट में बिका 8,000 का, जो 2,000 का नुकसान हुआ, अब उस नुकसान को मैं कहाँ डालूं, फर्म तो बंद होने जा रही है, मैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बैठूं अब,
क्यों बनाऊं, कहीं तो डालना पड़ेगा मुझे वो प्रॉफिट। तो चलो मैंने एक अकाउंट बना भी दिया उस प्रॉफिट को डालने के लिए। फिर उसके बाद आया मेरे पास मशीनरी मैंने यही किया। ऐसे कितने सारे एसेट्स होते होंगे, तो बहुत टाइम जाएगा। तो हमने कहा एक काम करते हैं, एक अकाउंट ओपन करते हैं सिंपल सा। जितने भी एसेट्स हैं जिन्हें हमें मार्केट में सेल ऑफ करना है, जिनसे पैसे आने वाले हैं, उन्हें हम उसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कि फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस बीडी 10,000, तो मैंने लिख दिया बाय रियलाइजेशन 10,000। फुल अमाउंट से क्लोज कर दिए सारे अकाउंट्स, फुल अमाउंट कि बेचने का हिसाब किताब सब एक अकाउंट में जाके देखेंगे। हर एक इंडिविजुअल अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस ना देख के एक ही अकाउंट में सारा काम कर लेंगे। तो सारे एसेट्स क्लोज करोगे आप रियलाइजेशन की हेल्प से। लाइकवाइज जितनी भी आपकी आउटसाइडर लाइबिलिटी है, अब मैंने आउटसाइडर लाइबिलिटी क्यों बोला, याद है सेक्शन 48। सेक्शन 48 बताता है कि जब भी आप एसेट्स को बेचोगे, आपके पास पैसा आएगा, तो सबसे पहले आप किसकी लाइबिलिटी को चुकाओगे, बाहर वालों की, आउटसाइडर। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते ही हम सेक्शन 48 पे हैं। हमारा जो सेक्शन 48 है वो रियलाइजेशन अकाउंट उसी के ऊपर बेस्ड है। वही ये कहता है कि पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी पे करो। आपके पास जो भी एसेट्स उनको बेचकर जो पैसा भी आएगा ना, क्योंकि आपने एसेट्स उस वाले बॉक्स में ट्रांसफर कर दिए हैं। मैं कहती हूँ रियलाइजेशन एक डब्बा है, तुमने क्या किया, सारे एसेट्स उठाकर उस डब्बे में डाल दिए। अब बेचोगे भी ना तो उसे डब्बे से निकाल के वो एसेट्स बेचे जा रहे हैं और पैसे उसे डब्बे में डाले जा रहे हैं। आपने एक ही अकाउंट बना लिया इन सब काम को करने के लिए। तो जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज है आपने उनको भी वहीं बैठा ली, वहीं बैठ जाओ, जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा हम तुम्हें देते रहेंगे। तो बेसिकली सेक्शन 48 ने तो हमें कहा था कि आउटसाइडर लाइबिलिटी को पहले पैसा देना है। तो जो भी हमारे पास पैसे आएंगे सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी को दिए जाएंगे। बाद की बात है कि लोन चुकाना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट चुकाना है, वो सब ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, सारे एसेट्स के अकाउंट्स को क्लोज करके रियलाइजेशन में, सारी लाइबिलिटीज के भी अकाउंट्स क्लोज करके किसमें, रियलाइजेशन में। लेकिन लाइबिलिटी कौन सी वाली, सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटीज जो हमारी बाहर की देनदारी है, ठीक है। तो अब हम रियलाइजेशन बनाते क्यों है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म विद द पर्पस टू क्लोज डाउन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्योंकि हमें अपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना है, क्लोज करना है। ये बात समझ आ गई। दूसरा, अब इसको क्लोज करके मिलेगा क्या, इसको बना के या तो मिलेंगे आपको गेन्स या मिलेंगे आपको लॉसेस। भाई रियलाइजेशन करके ऐसे भी तो हो सकता है कि एसेट्स ज्यादा के बिके, लाइबिलिटीज कम की पे ऑफ हुई, तो फायदा हो गया मेरे रियलाइजेशन पे। बट ऐसा भी हो सकता है कि लाइबिलिटीज ज्यादा की पे ऑफ हुई, एसेट्स कम के बिके, तो ऐसे में क्या हो जाएगा आपको, लॉस। तो हमें ये भी जानना है कि रियलाइजेशन के टाइम पे हमें गेन हुआ या लॉस, तो उसके लिए भी हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझ आ गई, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जर्नल एंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हमेशा क्वेश्चन जो आया है वो जर्नल एंट्री का ही आया है पेपर में, 6 नंबर 4 नंबर तक। तो जर्नल एंट्रीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं स्टार्ट भी उसे से ही कर रही हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि भाई आपने ना अपने सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया टू क्लोज ऑल द अकाउंट्स ऑफ द एसेट्स। तो आपकी सबसे पहली एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। आपने रियलाइजेशन के हाथों में सौंप दिए अपने सारे एसेट्स, तो डेबिट व्हाट कम्स इन ना, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट कहता है कि आपने मुझे दे दिया ना सारे एसेट्स, तो मैंने अपने डेबिट साइड में सारे एसेट्स लिख लिए हैं। उसके बाद ऐसे जब आप लाइबिलिटीज क्लोज करोगे, भाई लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, तो हमने लाइबिलिटीज को करा किस साइड में, भाई लाइबिलिटीज बंद होने पे क्या होंगी, डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटीज कम होने पे डेबिट होती है। अकाउंट जब हमने उसके क्लोज किए तो हमने उसको डेबिट किया, बट रियलाइजेशन की किस साइड में लाइबिलिटीज डाल दी, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में सारे एसेट्स हो गए और लाइबिलिटी, क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटीज, जो आने वाली चीज थी वो डेबिट कर दी, जिससे कुछ जाने वाला है वो हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप इन एसेट्स को बेचते हो तो पहली बात तो दिमाग में फिट कर लेना, बिल्कुल एकदम फिट। जैसे ही आपने ये दोनों एंट्रीज पास करी ना, आपकी बुक्स में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट है। अब ये वाले अकाउंट्स तो खुले हुए हैं बट कोई एसेट और लाइबिलिटी नहीं है, आपने सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं। तो कल को कोई भी एसेट बेचोगे, कोई लाइबिलिटी पे करोगे, किसी भी एसेट और लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखोगे। नाम लिख देंगे तो एंट्री गलत हो जाएगी। जैसे नॉर्मली फर्नीचर सोल्ड की एंट्री क्या होती है, कैश टू फर्नीचर। अब ये नहीं करना, कैश टू फर्नीचर नहीं लिखना। कैश तो लिखना है कि पैसा आ रहा है, फर्नीचर नहीं लिखना, क्योंकि आपने सभी एसेट्स को नाम दे दिया रियलाइजेशन। तो आप करेंगे कैश टू रियलाइजेशन। नॉर्मली अगर आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते तो आप एंट्री करते क्रेडिटर्स टू कैश। कैश तो क्रेडिट करना ही है क्योंकि पैसा जा रहा है, बट क्रेडिटर नहीं लिखना। आप क्या लिखना है, रियलाइजेशन, क्योंकि आपने सारी अपनी लाइबिलिटी को नाम दे दिया क्या, रियलाइजेशन। बात समझ आ रही है। तो देखो यहाँ पे, अब जब भी आप अपने एसेट को रियलाइज करोगे या बेचोगे इन कैश, तो आपके पास पैसा आएगा,
पैसा आएगा तो कैश और बैंक डेबिट। अब आपने डेबिट में एसेट डाले थे, अब जब वो चले जाएंगे आपके पास से तो उन्हें क्या करोगे, क्रेडिट, सॉरी टू रियलाइजेशन। तो एसेट बेचने की एंट्री क्या है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कई बार क्या होता है कि फर्म बंद होने जा रही है, आपकी फर्म में ना एक फर्नीचर रखा हुआ था, तो आपका एक पार्टनर कहता है कि यार ये वाली जो टेबल है ना मेरे घर पे काम आ जाएगी, ऐसा करो इस फर्नीचर को आप मुझे दे दो। अब मुझे दे दो, फर्म कहेगी कि आपको दे दें तो फ्री में तो नहीं दे सकते हम, तो पार्टनर क्या कहेगा, ठीक है मेरे खाते में काट लेना। उसका खाता क्या है, पार्टनर की कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, कैश और बैंक तो आया नहीं हमारे पास, क्योंकि पार्टनर हमें पैसे तो दे के नहीं गया, दे जाता तो हम यही एंट्री कर देते, बट क्योंकि वो दे के नहीं गया, उसके अकाउंट से डिडक्ट करना है, तो आप उसके पार्टनर कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे। तो बस कैश और बैंक की जगह पे क्या आ गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आप इन दोनों में एक चीज नोटिस करो, दोनों में ही एसेट्स आपके पास से जा रहे हैं, तो आपने रियलाइजेशन को ही आपने क्या किया है, क्रेडिट किया है। अगर कैश में बेच दिया तो कैश को डेबिट कर दिया, अगर पार्टनर को बेच दिया तो पार्टनर को डेबिट कर दिया, सिंपल सी बात। थर्ड एंट्री, एन एसेट टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। अब यहाँ क्या बात हुई, ऐसे आपके पास एक क्रेडिटर चल के आया कि भाई साहब आपके पास ये जो मशीनरी है ना ये मेरे काम आ सकती है, आपने मेरे 12,000 रुपए देने हैं, कितने की मशीन लगाओगे। उसने कहा 10,000 की मशीन लगेगी, तो उसने कहा कोई बात नहीं फुल सेटलमेंट कर दो, कोई नहीं आपने को 12,000 देने हैं ना, आप 10,000 में मुझे मशीन दे दो, आपके और मेरे बीच का काम खत्म। अब जब हम कोई अपनी लाइबिलिटी पे करते हैं, हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन टू कैश, और जब एसेट बेचते हैं तो कैश टू रियलाइजेशन, दोनों जगह सेम अमाउंट जा रहा है, तो एंट्री कैंसिल हो गई, ना पैसा आया ना पैसा गया। क्रेडिटर आपके फैक्ट्री में आया, मशीन उठा के लेकर चला गया, तो क्रेडिटर भी गया, मशीन भी गई, हमें क्या करना है, पैसा आया गया नहीं, पार्टनर का कोई लिंक नहीं, सो नो एंट्री। तो जब भी कोई क्रेडिटर आपका कोई एसेट लेके जाएगा तो उससे फर्म को कोई मतलब नहीं है, तो फर्म की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो कुछ हो रहा है, ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, पार्टनर का कोई लिंक नहीं है बीच में। हाँ ऐसा होता कि आप उससे कहते जी कि 12,000 रुपए हमने आपको देने हैं, आपने मुझे देने हैं, क्रेडिटर कहता है 12,000 रुपए आपने मुझे देने हैं, 10,000 की मशीन है ना, तो 10,000 की तो मशीन दे दो, 2,000 रुपए कैश में पे कर दो। तो सिर्फ आप 2,000 की एंट्री करते रियलाइजेशन टू कैश। पैसा देना है ना 2,000 रुपए, मशीन तो 10,000 की थी, आपने 12,000 देने थे, तो 10,000 की तो मशीन ले गया, वो कहता 2,000 रुपए दे दो बस बैलेंस, तो आपने एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू कैश, क्योंकि अब आपके पास से कुछ जा रहा है। समझ आई बात, ठीक। अब देखो लाइबिलिटी सेटल्ड, जब लाइबिलिटी पे ऑफ होती है, आपने लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन के, क्रेडिट में, तो जब आप उसे पे कर दोगे तो क्या कर दोगे, डेबिट, और आपके पास से पैसा जाएगा ऑब्वियस सी बात है, तो टू कैश और बैंक। तो जब लाइबिलिटी पे करोगे कैश में तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। बट वही लाइबिलिटी तुम्हारा पार्टनर कहता है कोई बात नहीं अभी मैं पे कर देता हूँ, आपका पार्टनर क्या कह रहा है, अभी मैं पे कर देता हूँ, तो अब ये पैसा क्या वो फ्री में पे करेगा, वो कहेगा काम करो आपने मुझे पैसा देना ना मेरे अकाउंट में डाल दो, जैसे तुमने यहाँ पे उसके अकाउंट से पैसा निकाल लिया था यहाँ उसके अकाउंट में पैसा डाल दोगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप इन दोनों एंट्रीज को कंपेयर करो, जब भी आप लाइबिलिटीज को सेटल कर रहे हो, चाहे आप खुद से सेटल कर रहे हो कैश में, चाहे आपका पार्टनर सेटल कर रहा है, आप रियलाइजेशन को डेबिट ही कर रहे हो, ठीक है। और अगर कैश पे करोगे तो कैश और बैंक लिख दोगे, अगर पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर का नाम लिख दोगे। अब यहाँ से ना हमने कंक्लूजन निकाला कि सीधी सी बात है, जब भी हमारी फर्म के पास पैसा आएगा, कब आएगा, जब एसेट्स बिकेंगे, चाहे वो किसी को भी बिके, चाहे हमने बेच दिए, चाहे पार्टनर को बेच दिए या क्रेडिटर को दे दिए, तो रियलाइजेशन क्रेडिट ही होना है, फायदा है ना। रियलाइजेशन का क्या होगा, क्रेडिट, कैश आ रहा है रियलाइजेशन क्रेडिट कर रहे हो। बट वहीं पे अगर आप लाइबिलिटी पे करो, मतलब आपका जब भी पैसा जाएगा, जब भी आपको ऐसा दिख रहा है कि आपके पास से कुछ जा रहा है, पैसे जा रहे हैं, तो रियलाइजेशन को क्या करना है, डेबिट, डेबिट। बस इसी चीज को सोच के ना लोग रियलाइजेशन को नेचर दे देते हैं नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं, इनकम और गेन्स को क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट टू एंट्रीज इन्हीं से जुड़ी हैं। अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो देखो, जब आपने दोनों एंट्रीज पास करी ना, तो जो आपके रिकॉर्डेड एसेट्स थे ना, आपने उनको भी अनरिकॉर्डेड कर दिया था, क्योंकि आपने अकाउंट से क्लोज कर दिए। अब ऐसे में क्या हुआ, आपके फैक्ट्री में वो रखा हुआ था कंप्यूटर, आपकी बुक्स में नहीं है वो, बट जब आपने उसको बेचा, स्क्रैप में बेचा क्योंकि बहुत पुराना था, तब भी आपको 1,000 रुपए मिल गए, फायदा है, पैसे तो आ रहे हैं ना। तो कभी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज करो या पार्टनर ही कह दे कि लाओ ये कंप्यूटर मुझे दे दो, तो अगर खुद रियलाइज करोगे तो कैश और बैंक, पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर कैपिटल टू रियलाइजेशन। इसी तरीके से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी सेटल हो रही है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भाई अब तक हमने रिकॉर्ड नहीं करी थी, अचानक से आएगी, कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी होती है कई बार,
तो अब अगर वो लाइबिलिटी आपको पे ऑफ करनी पड़ गई, चाहे आप पे करो चाहे पार्टनर पे कर रहा है, पैसा जाना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को तो करोगे डेबिट, खुद पे कर दिया तो कैश और बैंक, पार्टनर ने पे कर दिया तो पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो ये बेसिक एंट्रीज यहाँ तक अभी समझ आ चुकी हैं पक्का। 10th एंट्री हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अब माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि रियलाइजेशन के अंदर तो हम सिर्फ आउटसाइडर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का यहाँ पे क्या काम है? ये इकलौता एक स्पेशल रिजर्व है। याद है हमने प्रीवियस चैप्टर्स में 2 स्पेशल रिजर्व पढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट होती है जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती और घटती रहती है। मार्केट वैल्यू बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे एक एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, गेन होने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो हमारे लिए नुकसान के लिए नुकसान को रिप्रेजेंट करती है। तो उस नुकसान से बचने के लिए हम पहले से एक रिजर्व बना के रखते थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कि कभी भी अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फॉल होगी तो वहां से पैसे निकल जाएंगे, हम कॉम्पेंसेट कर देंगे। इसी तरीके से होता था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसका क्या काम था कि अगर कभी किसी वर्कर के साथ कोई हादसा हो जाए तो हमने पैसा जोड़ा हुआ है, हम वहां से पैसा निकाल लेंगे। देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक इन्वेस्टमेंट के लिए बना हुआ रिजर्व था, एक एसेट के अकॉर्डिंग। तो IFR या जिसको हम IFF भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो रियलाइजेशन में ही क्लोज हो जाता है। आपने जितने भी रिजर्व या जितने भी प्रोविजन एसेट्स के अगेंस्ट बना रखे होंगे वो वहीं क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि उनके एसेट्स वहीं क्लोज किए जा रहे हैं। जैसे कि डेटर से बनने वाला प्रोविजन भी रियलाइजेशन में ही क्लोज होता है, ऐसे ही IFF या IFR भी रियलाइजेशन में क्लोज होता है, उसका और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, बट WCIMA कहीं ना कहीं आपने अपनी आउटसाइडर लाइबिलिटी के लिए बना रखा है। वर्कमैन कंपेंसेशन, वर्कर्स हमारे लिए एक तरीके से आउटसाइडर्स ही हैं, तो उनके लिए आपने एक रिजर्व बना रखा है। तो अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के टुवर्ड्स कोई लाइबिलिटी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब आपने क्या करना है, पार्टनर से बांट देना है। बट अगर कोई लाइबिलिटी आ गई, सपोज आपने 20,000 का रिजर्व बना रखा था, 15,000 की लाइबिलिटी आ गई, तो सिर्फ 15,000 तक के लिए ही आपको WCR रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, ओनली अप टू द क्लेम, मैंने इसलिए लिखा हुआ है। बट अगर सपोज करो 20,000 का रिजर्व है, 25,000 की लाइबिलिटी आ गई, तो पूरा 20,000 ट्रांसफर होगा, फिर पार्टनर्स को कुछ नहीं लगेगा हाथ में। जब 20,000 का रिजर्व था, 15,000 की लाइबिलिटी थी, तो 15,000 तो आपने यहाँ ट्रांसफर कर दी रिजर्व के, बचे 5,000 कहाँ ट्रांसफर करोगे? पार्टनर्स कैपिटल में। बट जहां क्लेम ज्यादा हो गया, रिजर्व कम पड़ गया, तो वहां कुछ नहीं कर सकते, वहां पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा किस्सा था WCR का। मेन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जब हम अपने फर्म का डिसोल्यूशन कर रहे होते हैं तो इसको डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वाइंडिंग अप एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। तो उस टाइम पे एसेट्स को बेचने में, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में कुछ खर्चे हो जाते हैं, तो उन खर्चों को भी हमें भरना होता है। तो उन खर्चों को भरने के पीछे कुछ किस्से हैं। क्या? पहला किस्सा बॉन्ड बाय और पेड बाय। पहले तो ये समझना होगा कि बॉन्ड बाय और पेड बाय क्या है। बॉन्ड बाय का मतलब है कि खर्चा किसका है, बॉन्ड बाय का मतलब कि बर्डन किसके ऊपर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। बॉन्ड बाय मतलब कौन भरने वाला है, किसकी जेब का खर्चा है ये। बेसिकली आप कह सकते हो बॉन्ड बाय क्या है, किसकी जेब का खर्चा है। पेड बाय का मतलब क्या है, किसकी जेब से निकल रहा है। देखो, हमारे पास 2 ही पार्टीज हैं इस काम को करने के लिए, या तो फर्म है या हमारा पार्टनर है। तो अगर कोई खर्चा फर्म ने ही भरना था और फर्म की जेब से ही निकला, देखो फर्म अपने जितने भी खर्चे करती है वो सिर्फ एक अकाउंट से करती है, रियलाइजेशन। जब भी फर्म का खर्चा होगा, यानी कि अगर फर्म ने भरपाई करनी होगी, फर्म का बर्डन होगा, तो फर्म अपना बर्डन रियलाइजेशन एक्सपेंस से ही, रियलाइजेशन अकाउंट से ही देगी। और फर्म की जेब से अगर पैसा निकलेगा तो फर्म की तिजोरी है उसका कैश और बैंक। ठीक है, तो मैं कह रही हूं फर्म का ही खर्चा फर्म ही पे कर रही है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, फर्म का खर्चा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। उसके तिजोरी से पैसा जा रहा है तो टू कैश और बैंक। पहला किस्सा तो बहुत आसान है। दूसरा, भरना था फर्म ने, भरपाई करनी थी फर्म ने, फर्म का खर्चा था, बट उस टाइम पे किसने पे कर दिया, उस पार्टनर ने। तो अगर फर्म का खर्चा है तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा ही होगा, बट भर किसने दिया है, पार्टनर ने, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसने भी भरा होगा, सबको नहीं, जिसने भरा होगा। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने नहीं लिखा है, जिसका नाम हो वो कंसर्न्ड का मतलब वही होगा कि जिसने भरा है। उसके बाद फर्म, अब यहाँ पे पार्टनर का खर्चा था, लेकिन भरा किसने उस टाइम पे, फर्म ने। फर्म ने कहते कोई बात नहीं, आपका खर्चा है हम भर देते हैं,
तो फर्म का तो खर्चा नहीं था ना, तो क्या रियलाइजेशन इन्वॉल्व होगा? नहीं। किसका खर्चा था? पार्टनर। जिसका खर्चा उसे डेबिट करना है, तो पार्टनर का खर्चा उसे डेबिट कर दिया। बट निकला किसकी जेब से? फर्म की जेब से ना। तो फर्म के पास तो कैश और बैंक ही होता है, तो टू कैश और बैंक अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब मैं कह रही हूं पार्टनर एक्स का खर्चा, कोई एक्स पार्टनर है, उसी का खर्चा था वही भर रहा है, अपनी तिजोरी में से पैसा भर रहा है, तो फर्म को क्या? फर्म तो अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगी, नो एंट्री। मतलब कि दोनों अगर जगह सेम पार्टनर है, जिसका खर्चा था वही भर रहा है पार्टनर, तो फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है। बट अगर फर्म के दो पार्टनर्स इन्वॉल्व हो गए, तो फर्म को एक एंट्री करनी, क्योंकि फर्म उनके कैपिटल अकाउंट बनाती है। आप एंट्री यहां भी कर सकते हो, क्या करोगे? एक्स कैपिटल टू एक्स कैपिटल, कैंसिल ही हो जाना है, तो इसलिए हम एंट्री करते ही नहीं है। बट यहाँ पे देखिए, पार्टनर एक्स का खर्चा पार्टनर वाई ने पे कर दिया, तो जिसका खर्चा उसको डेबिट, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसने भरा उसको क्रेडिट टू वाइज कैपिटल। ठीक है, यहां तक की कहानी तो आसान है, बहुत आसानी से समझ में आती है। थोड़ी सी कहानी तब आती है जब रेम्यूनरेशन की बात आती है। अब रेम्यूनरेशन क्या होता है? ये इतना सब काम करना है, तो फर्म कहती है कि चलो एक पार्टनर को ये सौंप देते हैं कि आपको ये काम करना है। तो हमने अपने पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जी देखो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा काम कर दो। पार्टनर कहेगा मैं क्यों इतना जिम्मा उठाऊं, जिम्मेदारी मैं क्यों लूं, मुझे तो कुछ चाहिए बदले में। तो ठीक है, हम आपको रेम्यूनरेशन दे देंगे। हम क्या दे देंगे आपको? एक रेम्यूनरेशन, मतलब बदले में कुछ पैसा दे देंगे। भाई हम आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपए दे दें, आप ये काम कर दो, हमारे लिए ये काम कराओ, एक्स्ट्रा 10,000 रुपए ले लेना हमसे। तो यहाँ पर आप एक पार्टनर को पेमेंट कर रहे हो ना, तो आपका खर्चा है या नहीं है? है। तो आप क्या एंट्री करोगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिसको भी आपने पे किया होगा आप उसको ये पैसा दे दोगे। मैंने यहाँ पे उसको कुछ केसेस के हिसाब से लिखा हुआ है, एंट्री तो यही रहेगी हर केस में। हर केस में आपने ये एंट्री करनी है अगर आप रेम्यूनरेशन पे करते हो। आपके सामने यहाँ पे 3 केसेस हैं इस चीज के, तीनों केस में आप देखो रेम्यूनरेशन पे की जा रही है, यानी कि पार्टनर को पैसा पे किया जाता है, तो एंट्रीज भी तीनों की सेम है। तो अलग क्या है? क्यों केसेस अलग बने? भाई कुछ तो होगा। आप पहली चीज देखो, जब भी आप रेम्यूनरेशन दोगे एंट्री आपको पास करनी है, चाहे कोई सा भी केस है। बात आती है जो आगे की एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई है। उन्होंने कहा पार्टनर इज पेड द रेम्यूनरेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म। उन्होंने कहा कि पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन देंगे, बट रियलाइजेशन का खर्चा फर्म ही भरेगी, मतलब फर्म का खर्चा ही माना जाएगा। तो इसका मतलब फर्म का खर्चा है, तो आपको फर्म के रियलाइजेशन से पे करना होगा। अब सपोज करो कि हमने पार्टनर को देने थे 10,000 रुपए, रियलाइजेशन का खर्चा आया 5,000 रुपए, ठीक है, फर्म का ही खर्चा है, और उस टाइम में फर्म ने कह दिया लो हमसे ही ले लो पैसे भी। भाई इनमें से कोई सा भी केस हो सकता है ना, फर्म ने कह दिया हमारा ही खर्चा है, हमसे ही ले लो पैसे। तो आप मुझे बताओ फर्म का टोटल खर्चा कितना होगा? 15,000। टोटल 15,000। रिलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 15,000, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, और फर्म की तिजोरी से निकला होगा तो टू कैश और बैंक 5,000। बात समझ आ गई? बट वहीं पे फर्म ने कहा कि भाई देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भर तो हम रहे हैं, पे आप करोगे, भरपाई हमारी है, फिलहाल आप पे कर दो। भाई आप रियलाइजेशन का काम करोगे ही ना, तो 10,000 तो आपकी कमीशन है, 5,000 का खर्चा फिलहाल आप पे कराना, हम आपको बाद में दे देंगे। तो इस केस में वो पार्टनर को टोटल पैसा कितना देगी? 15,000। तो बस एक ही एंट्री पास करके छोड़ देना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली ना केसेस के हिसाब से काम करना है। इसके आगे की चीज एंट्री ये वाली मेन रहेगी। इसके बाद दूसरे केस पे आते हैं। पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन बट ऑल्सो अग्रीड द अमाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंस। उसने ये कह दिया कि देखो आप एक काम करो, मुझे रेम्यूनरेशन दे दो और खर्चा भी मैं भर लूंगा। नाउ इन दिस केस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉर्न बाय द पार्टनर। बट ऐसा भी तो हो सकता है बॉर्न बाय द पार्टनर बट पेड बाय द फर्म। पेड बाय साइलेंट है ना, अब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ 2 केसेस निकल कर आए, बॉर्न बाय तो क्लियर है, बट पेड बाय whom? If it is paid by the firm, तो you will add to cash account, और if it is paid by the partner, तो ये सिंगल एंट्री रह जाएगी। ठीक है, बट इस केस में भी ये बात आ गई कि बॉन्ड बाय पार्टनर तो है, यहाँ पे सीधी सी बात पता चल रही है कि बॉन्ड बाय क्या है? बॉन्ड बाय तो पार्टनर है, बट पेड बाय whom? पेड बाय साइलेंट ना, तो पेड बाय क्या हो सकता है? अगर उन्होंने कह दिया पेड बाय द पार्टनर, बॉन्ड बाय पार्टनर, पेड बाय पार्टनर, तो आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है उन 5,000 के लिए, सिर्फ 10,000 के लिए आपने रेम्यूनरेशन दे दिया। बट अगर पेड बाय फर्म हो गया तो इसके साथ आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर्स 10,000 की रेम्यूनरेशन, फिर आप अगली एंट्री पास करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। मैंने इसलिए ज्यादा एंट्रीज लिखी नहीं क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है, आगे की कहानी तो आपको खुद बनानी है। तीसरा पॉइंट इसका, अ पार्टनर इज पेड फिक्स्ड अमाउंट। हमने कहते जी टोटल हम आपको 20,000 रुपए देते हैं इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस।
अब 20,000 टोटल पैसा दे दिया हमने आपको। अब चाहे रियलाइजेशन का खर्चा 22,000 आए या 15,000 आए, हमें मतलब नहीं है, हमने आपको टोटल 20,000 दे दिया। इससे ज्यादा हम देंगे ना कम हम देंगे। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप देखो, बॉन्ड बाय एंड पेड बाय यू ओनली, यहाँ पे तो एक ही केस हो गया, तो सिर्फ हमने यहाँ पे 20,000 से एंट्री करके छोड़ देंगे क्योंकि हमने 20,000 की रेम्यूनरेशन आपके फिक्स कर दी है। तो आपको तीनों बात समझ आ गई? ये तीनों तो बात सही आ गई क्योंकि इसमें एक एक हमें उन्होंने क्लियरली बता दिया, अगली कहानी हम खुद बना सकते हैं। बट इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट इज टू बॉन्ड बाय पेड बाय, कभी कभी किसी क्वेश्चन में बॉन्ड बाय बता देंगे, पेड बाय नहीं बताएंगे, कभी कभी पेड बाय बता देंगे, बॉन्ड बाय नहीं बताएंगे, और कभी कुछ भी नहीं बताएंगे। तो उसमें दो किस्से आते हैं कि आपने रेम्यूनरेशन दी है या नहीं दी है। अगर आपने रेम्यूनरेशन नहीं दी है तो चाहे बॉन्ड बाय हो चाहे पेड बाय हो, कोई भी साइलेंट हो, आप फर्म मानोगे। अगर आपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन नहीं दी है तो चाहे बॉन्ड बाय के लिए साइलेंट हो क्वेश्चन या पेड बाय, आपने क्या मानना है? फर्म। बट अगर आपने रेम्यूनरेशन दी है, पार्टनर को अलाउड करी है, और क्वेश्चन साइलेंट हो गया या तो बॉन्ड बाय के लिए या पेड बाय के लिए या चाहे दोनों के लिए, तो उस केस में पार्टनर के लिए मानना है। ठीक है, अदरवाइज अगर एक एक पार्ट दे रखा है तो वो तो आप अपने आप अज्यूम कर सकते हो। समझ आ गई बात? ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही आप रियलाइजेशन का सारा काम कर लोगे, सारी एंट्रीज अपनी ट्रांसफर कर ली, एसेट सेल कर दिए, लायबिलिटी सेटल कर दी, उसके बाद आपको होगा रियलाइजेशन से फायदा या नुकसान। अगर आपको फायदा होता है यानी कि गेन होता है रियलाइजेशन पे, और ऐसा कब हो सकता है? जब आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी और डेबिट साइड छोटी होगी, यानी कि पैसा आया ज्यादा होगा गया कम होगा, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट वहीं पे अगर आपको हुआ होगा नुकसान, नुकसान कब? जब पैसा गया ज्यादा होगा आया कम, यानी कि डेबिट बढ़ा है आपके क्रेडिट से, तो इन दैट केस आप लॉस की एंट्री करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब उसके बाद अगला मुद्दा आता है लोन। अब वो लोन या तो पार्टनर ने दिया होगा या फर्म ने पार्टनर को दिया होगा। अब अगर है लोन टू अ पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर का मतलब क्या है? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, तो फर्म के लिए एसेट और लायबिलिटी। तो जब भी कोई फर्म पार्टनर को लोन देती है तो वो उसके लिए एसेट है, तो इसको आपको एसेट की तरह डील करना है कि अगर पेमेंट आपके पास आ गई तो आप एंट्री करोगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड। बट अगर हम कहते कि देखो पार्टनर, हमने आपको कैपिटल का पैसा देना है या कैपिटल से पैसा लेना है, कुछ भी हो सकता है, लास्ट में कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने लोन को पार्टनर के कैपिटल में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो पार्टनर में ट्रांसफर करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके अकाउंट से काट लिया आपने पैसा, तो लोन टू पार्टनर। ठीक है, ये तो हो गए लोन टू अ पार्टनर के दो केस। अब यहीं पे बात करते हैं लोन बाय पार्टनर। अगर कभी किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, तो पार्टनर के लिए तो एसेट ही है और फर्म के लिए लायबिलिटी है, फर्म की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी की तरह इसको डील करना है। अब इसमें तीन किस्से तो ज्यादा थे बट ऑलमोस्ट सेम थे, मैंने आपके लिए उन किस्सों को सिर्फ 3 में डिवाइड कर दिया है, किस्से तो इसके अंदर ज्यादा थे। पहला, अगर आपने फुल लोन अमाउंट पे कर दिया तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। हमने इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते लोन को, क्योंकि ये आउटसाइडर लायबिलिटी के बाद आता है। ठीक है, when the lesser amount is paid or in part payment, when the lesser amount is paid, पहले इसकी बात करते हैं। 10,000 का लोन है, 9,500 रुपए पे कर रहे हो, तो लोन अकाउंट तो पूरे से कंप्लीट होगा। आप यहाँ पूरा लिखोगे लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट 10,000, पर पैसा कितना क्या होगा आपके पास से? 9,500, बचे 500 का क्या हुआ? क्यों? फायदा है, 10,000 की लायबिलिटी 9,500 में सेटल हो गई, तो 500 का फायदा रियलाइजेशन। या मैं कहूं, वो कह रहा है कि एक काम करो, 10,000 का लोन है, 9,500 रुपए मुझे ऐसे दे दो, 500 को कोई एसेट दे दो अपना, तो उसे बोलते हैं पार्ट पेमेंट। तो उस केस में भी सेम एंट्री होनी है। क्यों? क्योंकि लोन बाय पार्टनर तो 10,000 से ही खत्म होगा, पैसा आपके पास 9.5 ही गया, बट 500 का जो एसेट है वो आपके रियलाइजेशन से निकाला गया ना, तो इसलिए टू रियलाइजेशन। ठीक है, इसके अलावा अगर वो कहता है पैसा मत दो, कोई एसेट ही दे दो, कितने का? 10,000 का लोन था, 10,000 का ही एसेट दे दो, तो लोन बाय पार्टनर टू रियलाइजेशन। बट वहीं पे वो कहते हैं 10,000 का लोन है, 8,000 का एसेट दे दो, फुल सेटलमेंट होगी, तब भी आपने कुछ देना तो है नहीं बदले में, तब भी कुछ देना तो है नहीं, फायदा तो आपको तब भी हो रहा है, फायदे तो रियलाइजेशन में तब भी जा रहे हैं। सो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया सब कुछ रियलाइजेशन से जुड़ा, जो भी चीज थे वो यहाँ तक खत्म हो गई। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहाँ तक तो डायरेक्टली रियलाइजेशन से जुड़ा था, ये सब कुछ इनडायरेक्टली था कि कभी, हाँ ठीक है, कभी कभी। अब उसके बाद अगर आपके बिजनेस के अंदर अब क्या बचे होंगे? रिजर्व्स बचे होंगे, लॉस बचे होंगे, प्रॉफिट्स बचे होंगे, एक्यूमुलेटेड या फिक्टिशियस एसेट्स होंगे। तो जैसे बाकी चैप्टर्स में उन्हें करते आए हो कि प्रॉफिट और रिजर्व्स कैसे बांटे जाते हैं, प्रॉफिट्स और रिजर्व डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन सिर्फ फ्री रिजर्व्स होने चाहिए वो जिन्हें बांटा जा सकता हो। इसी तरीके से आपके पास कोई लॉस है, फिक्टिशियस एसेट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे, तो रिवर्स एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेज और फिक्टिशियस एसेट्स। अब सब कुछ हो गया, सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज होता है। अब या तो उनसे पैसा लेना होता है या पैसा देना होता है, लास्ट में नेट इफेक्ट निकलता है कि भैया क्या हुआ, तो फाइनल सेटलमेंट होती है। अगर हमने उनको पैसा देना होगा तो हम कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैशर बैंक, उनका अकाउंट क्लोज। बट कई बार उनकी तरफ से पैसा निकल जाता है तो वो हमें पैसा देंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लास्ट क्लास में हमने जर्नल एंट्रीज का कॉन्सेप्ट समझा, आज इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन जो है वो है लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 सोल्ड फॉर ₹3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील। अब यहाँ पे उन्होंने आपको एक बात बताई कि आपके पास में एक लैंड एंड बिल्डिंग थी, आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू 1,60,000 है, बट जब आप उसे मार्केट में बेचने के लिए गए तो 3 लाख रुपए की बिकी वो, लेकिन आपके ब्रोकर ने उसके ऊपर 2% का कमीशन लिया, तो 3 लाख का 2% यानी कि 6,000 रुपए तो आपने कमीशन दे दी होगी। फिर भी इन हैंड आपके पास कितने पैसे आए होंगे? 2,94,000। अब उन्होंने कहा कि आपको जर्नलाइज करना है इस ट्रांजेक्शन को डिसोल्यूशन के टाइम पे। आपको डिसोल्यूशन के टाइम पे किस बात से मतलब है कि आपके पास एसेट को रियलाइज करके पैसा कितना आया, एक्चुअल में आपके पास कितना पैसा आया है 2,94,000। और जब आप एसेट्स को रियलाइज करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन तो क्या एंट्री करते हैं आप? पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, आपने सारे एसेट्स कहाँ ट्रांसफर कर रखे थे? रियलाइजेशन के अंदर, तो आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन। भाई नॉर्मल एंट्री करते हैं तो किसी भी एसेट को बेचने की क्या करते हैं, अगर ये डिसोल्यूशन नहीं होता तो हम कहते हैं बैंक टू लैंड एंड बिल्डिंग, बट क्योंकि हमने लैंड एंड बिल्डिंग को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है तो सब कुछ रियलाइजेशन से होगा यहाँ पे। तो बस एसेट की जगह पे हमने क्या लिख दिया? रियलाइजेशन। कितने अमाउंट से? 2,94,000। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, एक ही एंट्री पूछी थी। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है पास द जर्नल एंट्री when an unrecorded liability of 15,000 it's settled at 10,000 and paid by X a partner on dissolution of firm। ध्यान से समझो क्या कहा गया। उन्होंने कहा कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी 15,000 की थी, बट हमने सेटल 10,000 में कर दी और आपने खुद ने पे नहीं करी एज अ फर्म ये लाइबिलिटी, आपका कोई पार्टनर है एक्स, उसने पे कर दी है। लाइबिलिटी पे करते अगर तो क्या एंट्री करते आप? नॉर्मली अगर लाइबिलिटी पे करते हैं हम तो क्रेडिटर टू कैश, बट यहाँ पर हमने लाइबिलिटीज भी कहाँ ट्रांसफर कर रखी हैं? रियलाइजेशन में। तो बात तो ये आती है कि आपको रियलाइजेशन को डेबिट करना है, ये तो ठीक है कि लाइबिलिटी की प्लेस पे हमें क्या लिखना है? रियलाइजेशन। बट क्या आपने खुद पे करी है ये? नहीं, आपके एक पार्टनर ने पे करी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2x कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल पैसा कितना गया आपके पास से? 10,000। भले ही लाइबिलिटी 15 की थी लेकिन आपने 10,000 पे किए। सेकंड का बी पार्ट देखते हैं। पास अ जर्नल एंट्री इफ अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू 15,000 इज गिवन टू राकेश अ क्रेडिटर ऑफ 22,000 फॉर 12,000 टुवर्ड द पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, आपके पास एक मशीन रखी है आपके बिजनेस के पास 15,000 रुपए की, एक राकेश नाम का क्रेडिटर था जिसको आपने 22,000 रुपए देने हैं। वो कहते हैं काम करो कि आप ना मुझे ये 15,000 वाली मशीन 12,000 में दे दो और मैं मान लूंगा कि मेरे को पार्ट पेमेंट आ गई है, यानी कि 22,000 में से 12,000 की पेमेंट आ गई। बाकी का क्या करें फिर? बाकी की पेमेंट आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई एक क्रेडिटर, भाई 22,000 का टोटल अमाउंट था, आपने 12,000 के लिए तो मशीन देके सेटलमेंट कर लिया, हाँ, क्या आपके पास कोई पैसा आया गया उस 12,000 के लिए? नहीं। तो उस चीज के लिए तो आप लिखोगे नो एंट्री। किस चीज के लिए? जो आपने मशीन दे दी 12,000 की पार्ट पेमेंट के लिए, बट जो रिमेनिंग 10,000 आप पे करने वाले हो आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे एंट्री लिख के दिखाएंगे क्या? यस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 से। बात समझ आ गई? चल
क्वेश्चन करते हैं, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कुछ केसेस हैं जहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड आपको जो हमने टेबल पढ़ी थी तो वो केसेस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है द फर्म अग्रीड टू पे आलोक ₹7,500 टुवर्ड्स द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या है कि हमने आलोक को 7,500 रुपए के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पे किए। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 के थे लेकिन विच वर पेड बाय द फर्म। अब यहां पर बात अराइज होती है, वही हमें दो चीजों पे ध्यान देना होता है, बॉन्ड बाय और पेड बाय। स्टार्टिंग में जब एक बात बोल दी ना कि फर्म अग्रीड टू पे ₹7,500 टू आलोक एज डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। उन्होंने कहा आलोक हम तुम्हें देंगे 7,500 रुपए। तो आप कुछ मत सोचो, फिलहाल यहाँ कुछ मत सोचो, चलो आप पहले एक एंट्री पास कर दो। आपको पता चल गया ना 7,500 का आपका खर्चा हो चुका है, तो पहले एक एंट्री कर ही दो लो। टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट कितने चले गए आपके पास से 7,500। ठीक, जब उन्होंने अगली लाइन बोली ना कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 के हैं, लेकिन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के हैं 10,000 के हैं, विच इज पेड बाय द फर्म। जिसके लिए उन्होंने कह दिया कि कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है, बट उसे किसको भरना चाहिए था, आलोक को भरना चाहिए ना, यानी कि बॉन्ड बाय क्या है पार्टनर। तो अब आप इसके लिए अलग एंट्री पास करोगे। ठीक है, तो अलग एंट्री जब आप पास करेंगे तो जब पार्टनर का खर्चा है तो पार्टनर को क्या करेंगे डेबिट, तो आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्म की तिजोरी से पैसा जा रहा है ना, तो टू कैश कितना 10,000। तो दो एंट्री होंगी इस केस में। पहली एंट्री फर्म का खर्चा 7,500 का था जो उसने आलोक को देना ही था। दूसरा डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस से निकल कर आया खर्चा कि हमने पार्टनर के साथ ही अग्री कर लिया कि देखो पैसा आप ही भरोगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का, फिलहाल हम अपनी जेब से दे रहे हैं लेकिन खर्चा वो आपका है क्योंकि हम तो ऑलरेडी आपको 7,500 रुपए दे चुके हैं। ठीक है, realization expenses were 5,000. It was agreed that the firm will bear 2,000. अब देखो फिर से वही बात अराइज होती है, बॉन्ड बाय पेड बाय। उन्होंने कहा टोटल खर्चा है 5,000 रुपए का, 2,000 रुपए कहती है फर्म दैट फर्म विल बियर, यानी कि फर्म कहती है ये मेरा खर्चा है, एंड द बैलेंस बाय रवि, और वो कहते हैं कि बचा हुआ 3,000 रवि का खर्चा है यानी कि पार्टनर। अब पेड बाय के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, मेरे हिसाब से 2,000 का तो फर्म का खर्चा फर्म दे देगी, दोनों खर्चा फर्म ही देगी। जब क्वेश्चन मैंने बताया था जब क्वेश्चन साइलेंट होता है कि कौन भरेगा, चाहे कोई भी एक पार्ट के लिए क्वेश्चन साइलेंट है और रेम्यूनरेशन नहीं है किसी पार्टनर की, तो आपने क्या मानना है कि दोनों ही जगह पर क्या है फर्म है। तो अब यहाँ पर ये तो केस आ गया कि जब फर्म का खर्चा फर्म पे करती है, रियलाइजेशन टू कैश। पार्टनर का खर्चा लेकिन फर्म ने पे किया, पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, तो कॉमन क्या आया कैश। तो आप कंबाइंड एंट्री कर सकते हो यहाँ पे, क्या आप करेंगे भाई, जो बॉन्ड वाले होते हैं वो डेबिट होते हैं, ठीक है, तो फर्म तो अपना खर्चा रियलाइजेशन से करती है, तो फर्म करेगी अपना रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने से 2,000 बोला था 2,000 से। उसके बाद बाकी बचा हुआ रवि ने कहा कि मेरा खर्चा है, तो रवि को हमने डेबिट किया 3,000 से, बट सारा पैसा फर्म की जेब से निकला, तो टू कैश 5,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 वर पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। 10,000 का डिसोल्यूशन का खर्चा है, पे अमित ने कर दिया, पेड बाय बता दिया गया है कि अमित है, फर्म के बिहाफ पे खर्चा लेकिन फर्म का ही है, तो फर्म अपने खर्चे कहां से देती है रियलाइजेशन से। बॉन्ड बाय क्या है फर्म है ना, इसका मतलब, तो बॉन्ड बाय फर्म है तो क्या आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन पे किसने कर दिया है अमित ने, तो टू अमित कैपिटल अकाउंट कितने से 10,000 से। ठीक, नेक्स्ट रियलाइजेशन एक और है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू 6,000 was agreed by the firm to reimburse अजय, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 7,000। टोटल आपका खर्चा तो था 7,000 का, लेकिन फर्म कहती है 6,000 तक की भरपाई तो हम कर देंगे, तो बाकी की भरपाई किसको करनी पड़ेगी, इसको क्या नाम है अजय को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर भी अगर मैं कहूँ फर्म अपना खर्चा कितने के लिए देने के लिए रेडी हो गई है 6,000 के लिए, तो आप लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 6,000, बाकी का खर्चा कौन पे कर रहा है। अच्छा, फर्म 6,000 ही किसको दे रही है
अजय को। तो यहाँ पर आप पहली एंट्री पास कर ही दो, इस कैपिटल अकाउंट। अजय के पास पैसे आ गए, बाकी वो ठीक है, बट एक्चुअल खर्चा कितने का था? 7,000 का। कौन भरेगा? अजय ही भरेगा। कैश। हाँ जी, तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, पूरे 7,000 रुपए। ठीक है, तो 2 एंट्रीज करी हमने इसमें। 6,000 फर्म का खर्चा था, फर्म ने अपना खर्चा दिखाया। 7,000 अब वो हमारे पार्टनर का खर्चा है, भले हमने पे कर दिया है वो फिलहाल, लेकिन खर्चा उसी का ही है। सो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जनरल एंट्रीज ही पास करनी है हमें। क्रेडिटर्स ऑफ 85,000 एक्सेप्टेड 40,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। अब हमारे क्रेडिटर थे टोटल 85,000 के, उन्होंने कहा हमें 40,000 रुपीज तो कैश में दे दो, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका मतलब हमारी जेब से 40,000 तो जा रहे हैं, तो हम बाकी की कहानी बाद में पढ़ते हैं। पहले जो पैसा जा रहा है उसकी एंट्री कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। ठीक है, कितना पैसा गया हमारी जेब से? 40,000, ये तो हमें पता चल गया। आगे उन्होंने कहा कि आपने ना बदले में अभी भी कितना पैसा बचा है? 40,000। 40,000 के बदले में 43,000 की इन्वेस्टमेंट दे दी और सेटलमेंट कर लिया, ना लेना ना देना। तो एंट्री करनी है, पर नो एंट्री की भी एंट्री करनी है। ठीक है, ये बात आपको लिख कर आनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Creditors were 16,000. They accepted the machinery at 18,000 in settlement of their claim. अब क्रेडिटर कितने के हैं? 16,000 के। उन्होंने कहा 18,000 की मशीन है, दे दो, लेन देन खत्म करो। तो अब कुछ होगा, लेकिन नो एंट्री की भी एंट्री लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट। क्रेडिटर्स वर 90,000, 90,000 के क्रेडिटर्स हैं। दे एक्सेप्टेड अ बिल्डिंग ऑफ 1,20,000, उन्होंने कहा 1,20,000 की अपनी बिल्डिंग दे दो। ऐसे कैसे दे दे? फर्म ने कहा कि 1,20,000 की बिल्डिंग है, हमने आपको 90,000 देना है, सेटलमेंट नहीं कर रहे हम, बचे हुए 30,000 रुपए अब आप हमें पैसा दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक, तो यहाँ पर फर्म के पास पैसा आ रहा है, तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने से? 30,000 से। और बाकी पैसों के लिए क्या हो गया हमारे पास? सेटलमेंट हो गई है, तो बाकी के लिए नो एंट्री। 30,000 वाले के लिए हमने क्या किया है? नो एंट्री। ठीक है, चारू, ध्वनि, इकनूर एंड पावनी, बहुत प्यारे नाम है, प्यारे प्यारे नाम है। Were partners in a firm. They had entered into the partnership firm last year only through a verbal agreement. They contributed capitals in the firm to meet the other financial requirements. Few partners also provided loan to the firm. मतलब पैसा भी लगाया कैपिटल के लिए और लोन भी दिया अपनी फर्म को। Within a year, the conflicts arisen due to certain disagreement. सारी लेडीज से तो लड़ाई झगड़ा होना बनता था, तो कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा है, ये सारी तलवारें एक साथ नहीं रह सकती हैं, फर्म को बंद कर देना ही जरूरी है। द फर्म हैड अपॉइंटेड मिस काव्या, एक और उन्होंने लड़की अपॉइंट करी अपने फर्म के सारे काम को करने के लिए, और उसे बनाया फाइनेंशियल एडवाइजर और लीगल कंसल्टेंट। ठीक है, टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन प्रोसेस। चलो ठीक है। In the first instance, Miss Kavya has transferred the various assets and external liabilities to realization account. तो उन्होंने आपके लिए काम आसान कर दिया कि सारे assets और सारी liabilities को realization में ट्रांसफर कर दिया है। Due to her busy schedule, अब वो थोड़ी सी बिजी थी, so Miss Kavya has delegated this assignment to you. अब उन्होंने ये काम आपके हाथों में सौंप दिया है, तुम हो अब अकाउंटेंट। Being an intern in her firm, अब उसकी फर्म में आप एक इंटर्न है। So on the date of dissolution, you have observed the following observations. तो आपने ट्रांजेक्शन देखी, अब आपको एंट्री करनी है। चलो ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन है ध्वनि's लोन ऑफ 50,000 टू द फर्म। ध्वनि ने फर्म को लोन दे रखा था 50,000 का, सेटल हो गया 42,000 में। पहली बात, क्या पार्टनर का लोन आउटसाइडर लाइबिलिटी होता है? नहीं ना, तो इसका मतलब आपने रियलाइजेशन से उसकी एंट्री करी नहीं है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही नहीं होता लोन। तो यहाँ पर अगर पार्टनर का लोन सेटल होता है तो नो एंट्री का किस्सा नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि अभी भी लोन अकाउंट ओपन है, तो यहाँ पर आपने, लेकिन एक फायदा हुआ आपको, 50,000 का लोन आपने 42,000 में निपटा दिया। एंट्री करेंगे क्या? पहली एंट्री, लोन किसका है? ध्वनि का, एक लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी आज आप खत्म करने जा रहे हैं, तो आप लिखेंगे ध्वनि's लोन अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी पूरे 50,000 की है तुम्हारी, तो पूरे 50,000 ही लिखोगे। पैसा कितना जा रहा है तुम्हारी जेब से? पैसा आपकी जेब से 42 जा रहा है, अकाउंट तो बैलेंस हुआ ही नहीं। 8,000 का तुम्हें फायदा हुआ है,
अकाउंट होता है हमारे पास डिसोल्यूशन के टाइम पे सब जुगाड़ करने का, रियलाइजेशन। तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे गेन हो गया बेसिकली, वो गेन आपने कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? रियलाइजेशन में। ठीक है, चलो अगले किस्से के चलते हैं। Next, Pavni's loan of rupees 40,000 was settled by giving an unrecorded asset of 45,000. अब पावनी का लोन था 40,000 का, उसने कहा मुझे अपना 45,000 का एक एसेट दे दो। हमने अपने सारे एसेट कहाँ ट्रांसफर कर रखे हैं? रियलाइजेशन में। हम वहीं से उस लोन को देंगे। हम यहाँ एंट्री करेंगे, देखो हमारी लाइबिलिटी है पावनी के लोन के नाम की। कितने की लाइबिलिटी है? लोन हमारा 40,000 का है, एसेट भले ही 45 का था, लेकिन लोन हमारा 40 का था, तो रियलाइजेशन में भी आप कितना अमाउंट डालोगे? 40। अनरिकॉर्डेड एसेट था। ठीक है, अब है लोन टू चारू। अब तक था लोन टू फर्म, अब आती है लोन टू चारू की बात, यानी कि अब एक पार्टनर को लोन मिला है फर्म की तरफ से। एक फर्म ने पार्टनर को लोन लिया है बेसिकली, तो 60,000 का लोन है, was settled by payment to चारू's brother loan of the same amount। जैसे आपने एसेट जब दिया अपने एक पार्टनर को, तो आपने रियलाइजेशन इस्तेमाल किया। ऐसे ही आपकी एक आउटसाइडर लाइबिलिटी यूज हो रही है आपके एक पार्टनर के लोन के लिए, तो यहाँ भी तो रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो आप सीधी सी बात है, अगर ये चारू का लोन आप पे करते रियलाइजेशन से, तो आप रियलाइजेशन को डेबिट करते ना, तो आपने सीधा सा काम ये करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। इससे आप किसको सेटल कर रहे हो? चारू के लोन को। चारू के लोन को, देखो चारू का लोन आपका एसेट था, वो एसेट आपने खत्म कर दिया। कैसे? कि सुनो तुम ना हमारी चारू के भाई को पैसा देना है, तुम वहां दे आना, तुमने हमें पैसा देना था ना, हमें पैसा मत दो, चारू के भाई को लोन पैसा दे दो, अपने भाई को ही पैसा दे दो, तुम्हारा और हमारा बीच का सेटलमेंट हो गया। तो आपने रियलाइजेशन टू चारूज लोन। ठीक है, कितने का था वो? इग्नोर्स लोन ऑफ 80,000 टू द फर्म। अब यहाँ पे फिर से एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, एंड शी टुक ओवर मशीनरी ऑफ रुपीज 60,000 एज पार्ट पेमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, 80,000 का लोन था, उसने कहा 60,000 का तो मैं एसेट ले लूंगी, बट बचे 20,000 तो आपको पे करने पड़ेंगे ना। तो सीधी सी बात है, इग्नोर का लोन है, ठीक है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। इग्नोर्स लोन अकाउंट डेबिट। कितने का लोन है? 80,000 का। आप कितने का एसेट दे रहे हो? 60,000। तो 60,000 के लिए तो रियलाइजेशन को कर दो क्रेडिट, लेकिन बचा हुआ पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो टू बैंक अकाउंट 20,000। यहीं पे फुल सेटलमेंट लिखा होता तो यहीं के इनकम खत्म हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा पार्ट पेमेंट है, तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली पता है आपको क्या पता चला यहाँ पे, कि जब कोई क्रेडिटर के साथ ऐसी डीलिंग होती है तो एंट्रीज क्या होती हैं, आप देख रहे हो नो एंट्रीज भी आ रही हैं। जब क्रेडिटर एसेट लेके जा रहा है तो आप नो एंट्री कर रहे हो, बट वहीं पे अगर कोई पार्टनर अपने लोन के लिए अगर कोई एसेट लेके जाता है या कोई लाइबिलिटी पे करता है, तो वहां रोल रियलाइजेशन का आ जाता है। तो यहाँ आपको पार्टनर के लोन और क्रेडिटर का और एसेट का जो ट्रीटमेंट है वो समझ आया होगा इन दोनों क्वेश्चन से। ठीक है, Suman and Rajan were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1. The firm was dissolved on 31st March 2019. Passed the necessary journal entry for the following transactions after the various assets and the third party liabilities have been transferred to the realization account. Means transferring entry हमारी हो चुकी है। Point number 1, dissolution expenses were paid by the firm. पेड बाय क्लियर है, तो बॉन्ड बाय क्या है? फॉर्म होगा, सिंपल। तो पहली एंट्री आपकी क्या बनती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना खर्चा है? आपको पे करना है 10,000 रुपीज। ठीक है, ये तो था सिंपल। नेक्स्ट, Rajan had given a loan of rupees 60,000 to the firm for which he accepted 58,000 in full settlement. अब यहाँ पे एक पार्टनर ने कहा कि ठीक है, मुझसे मेरा लोन है 60,000 का, आप मुझे 58,000 रुपीज दे दो, सेटलमेंट कर लो मेरे साथ। ठीक है, तो अभी हमने इसी तरीके का एक क्वेश्चन किया। आपकी एक लाइबिलिटी है राजन्स लोन नाम की। कितने की लाइबिलिटी है? लेकिन वो 60,000। लाइबिलिटी तो 60,000 की है, आप कितना पैसा देके सेटलमेंट कर रहे हो? 58। बचे हुए 2,000 का क्या करोगे? रियलाइजेशन में फायदा जाएगा रियलाइजेशन में। ठीक है, अच्छा एक बार अगर आप यहाँ बैंक यूज कर रहे हो तो फिर यहाँ पे भी बैंक कर लेना यूज। ठीक है, द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 40,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब ये चीज देखो आप, ये कुछ अलग मैटर आया। उन्होंने कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 40,000 रुपए। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या शो करता है?
लॉस। लॉस। हाँ अगर क्रेडिट बैलेंस होता तो प्रॉफिट होता और डेबिट बैलेंस है तो ये लॉस है। तो सिंपल आपने एक लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करनी है। आपके पास कितने पार्टनर्स है फर्म के अंदर? दो हैं। तो क्योंकि ये लॉस है तो इनके कैपिटल अकाउंट्स को कर देंगे आप डेबिट। सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और राजन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या बांटने जा रहे हो? 30 और 10 से बढ़ जाएगा, 3:1 बनेगा। आप बांटने जा रहे हैं एक लॉस। कितने का है? 40,000 का लॉस है। रेशो है हमारे पास 3:1, तो 30,000 और 10,000। लास्ट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है 12,000 का। आपने रियलाइजेशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, फायदे की चीज है। तो फायदों के लिए कैपिटल अकाउंट्स क्या होते हैं? फायदों के लिए कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया आपके पास 12,000, दोनों पार्टनर्स को देना है। टू सुमन्स कैपिटल अकाउंट, टू राजन्स कैपिटल अकाउंट 12,000 बांटने 3:1 में 9,000 एंड 3,000। ठीक है। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Aman and Harsh were partners in a firm, dissolved their firm. Past journal entries for the following assets and outside liabilities has been transferred to the realization account. हमें journal entries करनी है, ठीक है। Question है हमारे पास, furniture existed in the book at 50,000. So furniture existed in the book at 50,000. आपके पास बुक्स में फर्नीचर 50,000 का है। अमन took 50% of the furniture at 10% डिस्काउंट, और इस 50,000 के फर्नीचर में से अमन 50% स्टॉक लेकर चला गया, वो भी 10% के डिस्काउंट पे। ठीक है। देखो कहानी ऐसी है कि 50,000 का आपका फर्नीचर था, बट हाफ के बारे में यहाँ पे बात हुई है। हाफ का क्या करना है? पहले देखो कि क्या नीचे बचे हुए हाफ के बारे में कोई बात हुई है क्या? ए से लेकर एफ तक देखो कि रिमेनिंग फर्नीचर के लिए कोई ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं है। तो अगर आपके पास कोई टेंजिबल एसेट है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसको कितने पे रियलाइज किया गया, तो हमेशा उसे उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये मैं आपको नोट भी लिखवा दूंगी बाद में कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपको टेंजिबल एसेट्स के लिए कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप उसे क्या अज्यूम करेंगे कि आपने उसको किस पे रियलाइज किया है? बुक वैल्यू पे। तो इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बात नहीं होती क्या? नहीं होती। इंटेंजिबल एसेट के लिए ऐसी कोई बात नहीं होती कि अगर आपने कोई इंटेंजिबल एसेट की रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसको रियलाइज भी नहीं करना। ठीक है। लाइबिलिटीज के लिए भी आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि सेक्शन नंबर 48 आपको ये कहता है कि आउटसाइड लाइबिलिटीज को दिए बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो अगर कभी आपको लाइबिलिटी के लिए भी कोई सेटलमेंट वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसको भी आपको बुक वैल्यू पे ही सेटल करना होता है। ठीक है। तो ये मैं आपको नोट अभी लिखवा दूंगी, जब मैं अभी अकाउंट बनवाऊंगी ना रियलाइजेशन अकाउंट, तो उसी के साथ में आपको ये नोट लिखवा दूंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो एंट्री करेंगे कि भाई हमारा एक पार्टनर हमारा एक एसेट लेकर चला गया। तो बताइए एसेट टुक ओवर बाय अ पार्टनर की जर्नल एंट्री क्या होती है? जब कोई पार्टनर आपका एसेट लेके जाता है तो आप क्या करते हो? उस पार्टनर की कैपिटल से पैसा लेते हो। तो आप करेंगे अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किसको? टू रियलाइजेशन। अब बात आती है अमाउंट की। भाई 50,000 का टोटल स्टॉक था आपका, आपने कितना स्टॉक दिया उसे? 50% दिया है। 25,000 का स्टॉक कितने के डिस्काउंट पे? 10% के डिस्काउंट पे, तो 2,500 का हो गया डिस्काउंट। तो 22,500 पे आपका वो फर्नीचर उसके पास चला गया। बट अभी भी तो आपके पास रखा हुआ है 25,000 का फर्नीचर, उसके लिए क्या मानना है हमें? कि वो हमने उसकी बुक वैल्यू पे ही रियलाइज कर दिया। तो साथ में आप एक और एंट्री करेंगे क्या? बैंक। हाँ अभी तो ये बात बताई, मानना है। तो क्या एंट्री करनी है आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप चाहो तो इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो। अमन्स कैपिटल डेबिट 22,500, बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 और सीधे टू रियलाइजेशन के अंदर 47,500। ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट एंट्री का ही ए और बी पार्ट हो गया। सेकंड एंट्री आपके पास कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹15,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारे कैपिटल अकाउंट्स को क्या करता है? इंक्रीज। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट किसका है? पार्टनर्स का है। 15,000 का प्रॉफिट है। रेशो क्या है आपके पास? जब रेशो कुछ नहीं दे रखी तो इक्वल।
ठीक है। हर्ष लोन ऑफ ₹6,000 वॉज सेटल्ड बाय पेइंग 5,500। 6,000 के पार्टनर के लोन को आपने 5,500 देके सेटल कर लिया है। पहले बताइए कि क्या आपने पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया होगा? तो आपने पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं किया होगा, उसकी आपको डायरेक्टली पेमेंट करनी होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे हर्ष लोन्स अकाउंट डेबिट। लोन तो 6,000 का है, आपने पेमेंट कितनी करी है? एक्स्ट्रा 500 आपने पेमेंट करी है 5,500, तो 500 रुपए का फायदा कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में। ठीक है। नेक्स्ट है firm paid realization expenses of 5,000 on behalf of Harsh, a partner. फर्म ने एक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करे हैं, खर्चा पार्टनर का था, लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, बट पे फिलहाल हमारी फर्म ने कर दिया है। तो भाई खर्चा किसका है? जिसका खर्चा होता है उसे क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे बॉन्ड बाय है पार्टनर, पेड बाय है फर्म। तो हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्म की तिजोरी से निकला पैसा टू बैंक। There was a check of ₹1,200 under discount. The check was received from Soham, who became insolvent, and first and final dividend of ₹25% was received from his estate. क्या हुआ कि 1,200 रुपए का कोई एक बिल था हमारे पास, हमने बैंक से ऑलरेडी पैसा ले लिया था। अब उस पर्सन को हमने जाके पकड़ा, और जब हमने उसको जाके पकड़ा तो उसने कहा कि भैया मेरे पास तो पैसा है नहीं, मेरे पास तो सिर्फ 25% पैसा है, मेरे पास सिर्फ 25% पैसा है, आपको चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपके हाथ में कितना पैसा आ रहा है? 1,200 रुपए का 25% सिर्फ कितना है वो? 300 रुपए। विच मीन्स कि 1,200 रुपए में से सिर्फ आपको कितना पैसा मिलने वाला है? 300 रुपए मिलने वाला है आपको, अपने जो आपका डेटर था सोहम उससे। बट आपको तो बैंक को पूरे 1,200 रुपए देने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपने बैंक से पूरे 1,200 रुपए ले लिए थे। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसकी 2 एंट्री पास कर सकते हैं। पहली एंट्री कि आपने बैंक को अपनी पूरी लाइबिलिटी पे करते हुए 1,200 रुपए दिए, रियलाइजेशन टू बैंक 1,200। बट क्योंकि आपका जो डेटर है वो आपको 25% पैसा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास 1,200 रुपए में से कुछ पैसा आ रहा है। तो जो पैसा आपके पास आ रहा है उसके लिए आप क्या करेंगे? बैंक टू रियलाइजेशन 300 रुपए। अब आप चाहे ना तो इसके कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं, नेट इफेक्ट वाली, कि आपके पास 300 रुपए आ रहे हैं, 1,200 रुपए आप पे कर रहे हैं, तो आप 900 रुपए से अपनी इस लाइबिलिटी को आप पे ऑफ कर सकते हैं कि आपने 1,200 रुपए बैंक को पे करने थे, 300 रुपए आपके डेटर ने दे दिए। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? आपकी जेब से एक्चुअल में कितना पैसा गया? 900 रुपए। तो आप 900 रुपए से भी इसकी कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, विच इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। क्लियर हो गया? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री थी, अच्छी एंट्री थी। अब लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब लास्ट है हमारे पास, क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 एक्सेप्टेड द स्टॉक ऑफ 5,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश। सो क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे 6,000 के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने कहा हमें अपना 5,000 रुपए वाला जो स्टॉक है वो दे दो। क्रेडिटर्स कितने के आपके पास? 6,000 के क्रेडिटर्स हैं। वो कहते हैं स्टॉक दे दो 5,000 का, 5,000 का स्टॉक दे दो। लेकिन कैसे दे दो? 5% के डिस्काउंट पे कह रहे हैं। अब 5,000 का 5% कितना हुआ? 250 रुपए। इसका मतलब स्टॉक कितने का मांग रहे हैं वो हमसे? 4,750 का। तो आपने ये नहीं करना कि 6,000 में से 5,000 की लाइबिलिटी तो पे ऑफ हो गई, 1,000 रुपए हम पे कर देते, नहीं। वो आपसे स्टॉक लेके तो गए हैं लेकिन 5% के डिस्काउंट पे लेकर गए हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है? 6,000 में से 4,750 माइनस करने हैं कि लाइबिलिटी तो पूरी 6,000 की थी, लेकिन क्योंकि स्टॉक की वैल्यूएशन हमने निकाली तो 4,750 का वो कह रहे हैं, रेडी हो गए हैं कि 4,750 का वो हमें स्टॉक दे दो जो आपका 5,000 का था। हमने कहा ठीक है ले जाओ। तो वो वाली लाइबिलिटी तो मेरी पे ऑफ हो गई, बट उन्होंने कहा जो बचा हुआ पैसा है वो आप हमें कैश में पे कर दो। तो अभी भी आपके पास कितना पैसा है जो आपको पे करना है? 1,250। तो 1,250 के लिए आप अपनी लाइबिलिटी पे करने की एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बस ये काम आपको करना है। ठीक है। तो इस चीज का
तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कभी ऐसा हो कि आप अपने क्रिएटर को स्टॉक दे तो रहे हो, अपना कोई एसेट दे तो रहे हो, लेकिन डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो पहले डिस्काउंट के साथ आपको उसकी वैल्यू डिडक्ट करनी है, उसके बाद देखो कि रिमेनिंग बैलेंस आपको कितना पे करना है। ठीक है, तो आज हमने ना जर्नल एंट्रीज के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड आई होप कि अब आपको जर्नल एंट्रीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। और पता है जर्नल एंट्रीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं कहती हूँ 50% चैप्टर तो आपने कवर कर ही लिया है। अब जो रिमेनिंग हमारा जो चैप्टर का पोर्शन रहता है वो अभी रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड भी है, वहां पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी क्लियर ऑफ होंगी। ठीक है, तो हमारी जो अगली क्लास रहेगी वो इसी के ऊपर बेस्ड रहेगी कि किस तरीके से जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो बनाया जाता है। ठीक है, जिसको ऑलमोस्ट 50% हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने जर्नल एंट्री सीख ली है रियलाइजेशन से रिलेटेड या पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड, तो दैट मीन्स आपने 50% अपना जो पोर्शन है इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया है। अब रिमेनिंग 50% में बेसिकली क्या है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, हो सकता है पार्टनर का लोन अकाउंट भी बनाना हो, और लास्ट में आपका कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, जो मेन मैंने आपको कहा था कि जो हीरो है इस चैप्टर का वो रियलाइजेशन अकाउंट ही है। चाहे हमें उसकी जर्नल एंट्री करनी हो, चाहे हमें उसका अकाउंट प्रिपेयर करना हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, ये कुछ भी नहीं है। मेन जो भी कुछ है वो इस चैप्टर के अंदर रियलाइजेशन अकाउंट ही है। ठीक है, सो जैसा कि आपने बेसिक तो पढ़ ही लिया है कि रियलाइजेशन अकाउंट किस लिए बनाया जाता है, ताकि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं जिनको हम रियलाइज कर सकते हैं उनको हम रियलाइज कर सके, और जितने भी हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं उनको हम सेटल ऑफ कर सके। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आपका यही होता है कि जब भी आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो, सो डेबिट साइड में आपको सारे एसेट्स ट्रांसफर करने हैं। याद है हमने एंट्री करी थी क्लोजिंग ऑफ एसेट्स अकाउंट की, क्या, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो उनको क्रेडिट बैलेंस करके हमने उनको क्या किया, क्लोज किया उनको क्रेडिट करके। तो यहाँ पे वो सारे एसेट्स आएंगे, कौन कौन से सारे, जितने भी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, डेटर्स, बट कैश और बैंक नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है ना, वो तो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है कैश। उसके अलावा यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट्स भी ट्रांसफर किए जाएंगे। दैट मीन्स कि अगर आपके पास गुडविल दे रखी है क्वेश्चन के अंदर आपके एसेट साइड में, तो गुडविल भी यहीं आती है। ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स है तो इन्वेस्टमेंट्स भी आपके यहीं आएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे गुडविल का बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट देखेंगे जो आपने अब तक किसी भी चैप्टर के अंदर नहीं देखा है। इसी तरीके से यहाँ जब आप सन्ड्री लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो वहां हमने एंट्री सीखी थी सन्ड्री लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, क्योंकि लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट होता है, उन अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए वहां पर हमने उनको डेबिट किया। तो यहाँ पे आप क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करोगे तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। तो जितनी भी आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आपका बैंक लोन, या आपने अपने पार्टनर के किसी रिश्तेदार से लोन ले रखा है, उसकी वाइफ का लोन है, ब्रदर का लोन है, सिस्टर का लोन है, किसी भी अदर पार्टी से अगर आपने कोई पैसा उधार लिया है जो हमारे लिए बाहर वाली लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो वो आपको यहाँ ट्रांसफर करना है। उसी के साथ साथ जितने भी एसेट्स हैं जिनके अगेंस्ट अगर आपने कोई फंड या रिजर्व बनाया हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के लिए बनता है IFF या IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वो भी यहाँ क्लोज होता है पूरी वैल्यू पर। WCR की अगर मैं बात करूं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की अगर लाइबिलिटी है आपके पास, मतलब आपको कोई क्लेम पे करना है, तो जितने का क्लेम पे करना है सिर्फ उतने तक का ही रिजर्व आप ट्रांसफर करते हैं। डेटर्स के अगेंस्ट आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं, तो वो भी आपके यहीं पे क्लोज होंगे। ठीक है, उसके बाद जब एक बार आपने ये काम कर दिया, तो अब अगर आप अपने एसेट्स को रियलाइज करते हैं या आपका पार्टनर आपके एसेट को लेकर जाता है, तो क्रॉस एंट्री आपको ट्रांसफर करनी है। ये रे, आपने इधर एसेट्स ट्रांसफर कर रखे हैं, तो इनकी एंट्री इधर से है तो एग्जिट इधर से है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपके एसेट्स ने एंट्री करी, यहां से वो करेंगे एग्जिट। अगर आपने खुद रियलाइज कर दिए तो बाय कैश और बैंक अकाउंट, अगर आपका पार्टनर लेकर चला गया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से लाइबिलिटीज की अगर मैं बात करूं, तो लाइबिलिटीज की एंट्री इधर से है तो एग्जिट इधर से होगी। अगर वो लाइबिलिटी आपने खुद पे कर दिया, कोई खर्चा आपने पे किया, तो टू कैश और बैंक। अगर वही पार्टनर आपकी लाइबिलिटी पे कर रहा है
तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समटाइम्स हमें पार्टनर को भी रेम्यूनरेशन पे करना पड़ता है, तो उसके लिए भी सेम एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके अलावा एक दो और किस्से होते हैं, वो रेयर होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करे। ये बेसिक हमारा फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी आती है, दैट मीन्स आपके पास पैसे ज्यादा आए होंगे, आपने पे ऑफ कम किए होंगे, तो आपको गेन ऑन रियलाइजेशन हुआ। वहीं पे अगर डेबिट साइड ज्यादा आती है, क्रेडिट साइड कम आती है, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। किससे बटेगा? पार्टनर से बटेगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ये तो था सिंपल सी कहानी। अब उसके साथ साथ कुछ बातें आपको ध्यान रखने वाली है। क्या? अगर कभी आपको टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी हुई है, तो आपको उसे रियलाइज करना होता है उसकी बुक वैल्यू पे। जैसे कि आपके पास फर्नीचर है 10,000 का, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि आपने फर्नीचर को कितनी वैल्यू पे रियलाइज किया, कितने में गया वो मार्केट के अंदर, तो आपको कितने पे रियलाइज करना है? 10,000 पे। बट यही कहानी अगर इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, तो हमने गुडविल ट्रांसफर करी 1 लाख रुपए की, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना। इंटेंजिबल एसेट्स को हमें रियलाइज नहीं करना, नॉट टू बी रियलाइज्ड एट ऑल, ठीक। सिर्फ टेंजिबल एसेट्स के लिए बात हो रही है। उसके बाद अगर इसी तरीके से लाइबिलिटीज के लिए सेटलमेंट वैल्यू ना दे रखी हो, तो क्रेडिटर दे रखे हैं 30,000 के, बट बताया ही नहीं कि कितनी पेमेंट गई है, तो आप उसे भी किस वैल्यू पे पे करेंगे? बुक वैल्यू पे पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी फ्री रिजर्व्स हैं या लॉसेस है, फ्री रिजर्व्स और लॉसेस मींस आपके पास जनरल रिजर्व होता है, कई बार प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है, कई बार आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। तो इनका ट्रीटमेंट जो आप अदर चैप्टर्स में करते आए हो बिल्कुल सेम वही है कि ये पार्टनर्स में ही बांटे जाएंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। कहां पर जाके? उनके कैपिटल अकाउंट्स में। उसी तरीके से अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जिसे आप कहते हो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो बिल्कुल वही आपको उनको कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, किसमें? पार्टनर्स के, और वही उनकी पीएसआर में। अगर WCR है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि वो सिर्फ तभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा अगर कोई क्लेम होगा। अगर कोई क्लेम नहीं है, तो वो भी बांट दिया जाएगा पार्टनर्स में उनकी कैपिटल अकाउंट्स के अंदर, उनकी पीएसआर में, ठीक है। तो ये बेसिक था। अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराऊंगी जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑलमोस्ट आपके जो सारे डाउट्स हैं या कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर। एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आप इसे कह सकते हो। So question number 22 is Ashish Kanav were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है, बहुत कुछ आप देख रहे हो इसके अंदर, ट्रेड क्रेडिटर्स है, ईपीएफ है, बहुत कुछ है। तो सबसे पहले अगर हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, जैसे कि लास्ट में हम देख रहे हैं कि रियलाइजेशन ही आपसे पूछा गया है, तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, ठीक है। सो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले अगर हम एसेट साइड में देखें, तो क्या बैंक रियलाइजेशन में हमें लिखना है? नहीं, बैंक नहीं लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ बेचने जाएंगे हम? तो हमारे पार्टनर्स का लॉस है वो पार्टनर्स बियर करेंगे, ठीक है। तो सब चीजों को इनकी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर कर देते हैं। एसेट्स हमने सारे ट्रांसफर कर लिए हैं, अब ऐसे लाइबिलिटीज देखते हैं। अब लाइबिलिटीज में अगर मैं देखूं तो मुझे सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज देखनी है, ठीक है। सो ट्रेड क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आउटसाइड लाइबिलिटी है, मिसेस आशीष लोन, आशीष हमारा पार्टनर है, उसकी मिसेस हमारे लिए तो भाई आउटसाइडर है, उसके लिए उसकी बीवी है, उसके लिए घरवाली, हमारे लिए तो यहाँ बाहर वाली है, तो हम तो यहाँ पे उसे आउटसाइड लाइबिलिटी ही मानेंगे। कनव का लोन हमारा पार्टनर है, और पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं किया जाता। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसे ट्रांसफर करने से पहले हमें चेक करना है कि क्या कोई क्लेम है क्या। मुझे क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक कोई क्लेम नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिल्कुल ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट्स ट्रांसफर नहीं होंगे। फीस भी हमने ट्रांसफर कर दी है। अब हमारा मेन काम क्या है? अब हमें देखना है सिर्फ नीचे के पॉइंट्स को। पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? दैट आशीष अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे मिसेस आशीष लोन। वो कहता है कि मैं आपका एक एसेट लेकर जा रहा हूं, और मैं आपकी एक लाइबिलिटी जो है ना, जो मेरी बीवी के नाम पर है, मिसेस आशीष लोन के नाम से, मैं आपकी वो लाइबिलिटी भी पे कर दूंगा, ठीक है। हमने पढ़ा कि कोई भी एसेट होता है उसकी एंट्री इधर से है तो एग्जिट इधर से है। तो आपका एक पार्टनर आपका एक एसेट लेके जा रहा है, तो आप उसके कैपिटल में से पैसा निकालेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय आशीष कैपिटल अकाउंट। क्या दिया आपने उसे? फर्नीचर। 38,000
फर्नीचर हमने उसको दिया, फर्नीचर आपको उससे मतलब है, आपने सारी बुक वैल्यूज यहाँ क्लोज कर दिया। अब जितने का वो एसेट जाएगा, जितने की लाइबिलिटी पे ऑफ होगी, हमें उससे मतलब होगा। तो वो फर्नीचर 38 का ले गया, तो हमने 38 से एंट्री कर दी। अब ये वाला लोन है, इसकी सेटलमेंट हो रही है, कौन कर रहा है इसकी सेटलमेंट? आशीष कर रहा है। तो हम यहाँ पे आशीष का ही नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे मिसेस आशीष लोन। ठीक, सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। Debtors realized 18,500 and plant realized 10% more. Debtors realized यानी कि debtors के पास जब हम पैसा मांगने के लिए गए तो उन्होंने हमें पैसा दिया है। That means हमने खुद यहाँ पर अपने एक एसेट को रियलाइज किया। तो हम कैश या बैंक का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास बैंक है तो हम यहाँ बैंक का यूज कर लेते हैं। आप चाहें तो अलग अलग भी एंट्री कर सकते हैं कि जितने एसेट्स हैं उनके लिए अलग अलग एंट्री कर रहे हो। मैं एक ही बार एंट्री करूंगी, ठीक है, और अपना समय बचाऊंगी। तो यहाँ पे डेटर्स, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। कितना पैसे दिए डेटर्स ने हमें? डेटर्स रियलाइज्ड हुए हैं 18,500 के, और उन्होंने कहा प्लांट 10% मोर। प्लांट है आपके पास 2,10,000, 10% यानी कि 21,000। तो बेसिकली आपका जो प्लांट रियलाइज हो रहा है वो कितने पे हो रहा है? 2,31,000। ठीक, अभी इसको क्लोज नहीं करना है क्योंकि और भी एसेट्स बाकी हैं। आगे लिखा है कनव टुक ओवर 40% ऑफ द स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। 24,000 का हमारा टोटल स्टॉक है, उसका 40% हुआ 9,600। कनव ये वाला स्टॉक लेकर जा रहा है, कैसे? कितनी परसेंट कम पे? 20% लेस देन द बुक वैल्यू। अब आप इसका 20% अगर निकालें तो वो कितना आ रहा है? 1920। इसका 20% आता है तो 40% स्टॉक की वैल्यू थी 9,600, उसका 20% कम वैल्यू पे क्योंकि वो लेके जा रहा है वो था 1920। तो बेसिकली कनव लेके जा रहा है स्टॉक 7,680 पे। वहीं पे रिमेनिंग स्टॉक जो बचा था हमारा 60% 14,400 का, वो 10% के गेन पे गया। तो 10% मींस 1,440। तो ये हमने रियलाइज किया 15,840 पे। तो दो बातें हैं, 40% पार्टनर ले गया, 60% हमने रियलाइज किया। तो जितना हमने रियलाइज किया उसके लिए हमने लिख दिया स्टॉक यहाँ पे कितने से? 15,840। और जितना हमारा पार्टनर लेके चला गया तो हमने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिख दिया है बाय कनव्स कैपिटल अकाउंट 40% स्टॉक कितने से? यस, 7,680। समझ आया पॉइंट? स्टार मार्क कर लो, कल को प्रैक्टिस करो तो ऐसे पॉइंट्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। आगे चलते हैं। लिखा है ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स इन फुल सेटलमेंट। हमारे ट्रेड क्रेडिटर्स हमारी इन्वेस्टमेंट लेके चले गए और सेटलमेंट कर लिया। बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट गई, ट्रेड क्रेडिटर्स गए, हमारी जेब में कुछ नहीं आया, ना पैसा आया ना पैसा गया, नो एंट्री। हमें कुछ नहीं करना इस पॉइंट के लिए, वो अपने आप बैलेंस हो रहा है। आप देखो ना यहाँ पे अपने आप बैलेंस हो जाएगा। वो जो 10,000 का आपको गेन हो रहा है बेसिकली कि इन्वेस्टमेंट 32 की थी, क्रेडिटर्स आपके 42 के थे, तो वो जो बैलेंस अपने आप हो जाएगा वो यहाँ पर आपके प्रॉफिट और लॉस में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, Kanav agreed to take over the responsibility of completing the dissolution at an agreed remuneration of 12,000 and to bear the realization expenses. And actual realization expenses कितने थे आपके? 8,000। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कनव को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, देखो आपको करना है, आपको हमारा एक काम करना है कि हमें ये डिसोल्यूशन का सारा काम करना है, आप सारा काम कर लो, बदले में हमसे 12,000 रुपए ले लो। वो कहता है ठीक है मैं ले लूंगा 12,000 रुपए और खर्चा भी मेरा ही है। तो जब एक पार्टनर रेम्यूनरेशन एक्सेप्ट कर रहा है, वो ये भी कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बियर भी मैं ही करूंगा, तो इन दैट केस हम क्या मानेंगे कि पेड बाय भी पार्टनर ही होगा। तो हमारी फर्म की जेब से कितना पैसा गया? बेसिकली 12,000। तो हम एंट्री करेंगे सिर्फ 12,000 के लिए। हम यहाँ लिखेंगे टू कनव्स कैपिटल अकाउंट, क्या दे रहे हैं हम उसको? एक रेम्यूनरेशन। हम उसको एक रेम्यूनरेशन दे रहे हैं कितने की? 12,000 की। ठीक है जी, तो पॉइंट्स तो हमने सारे कवर अप कर लिए। अब लास्ट में देखो आपको क्या करना होता है। आप यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि क्या सारे एसेट्स रियलाइज हो गए। स्टॉक हो गया, 40% यहाँ हो गया, 60% यहाँ हो गया। डेटर्स की पेमेंट भी आ चुकी थी 18,500। फर्नीचर हमारा एक पार्टनर ले गया था। प्लांट हमने यहाँ रियलाइज कर दिया है। इन्वेस्टमेंट हमारा कौन लेके चला गया? क्रेडिटर लेके चला गया। ठीक, ऐसी लाइबिलिटीज को चेक करो। ट्रेड क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट कर ली थी। ईपीएफ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, हमारे एम्प्लॉयज भी तो कहेंगे हमारा पीएफ का पैसा दो, तो लो भाई पे कर दो उनको। आपने उनको पे करना है उसको यहाँ पर टू बैंक अकाउंट ईपीएफ। कितने का है? पूरे 60,000 का।
ठीक है। उसके बाद मिसेस आशीष लोन, आशीष ने पे कर दिया, आईएफआर की कोई पेमेंट नहीं होती है क्योंकि वो एक रिजर्व है। तो बस अब आपको क्या करना है, नॉर्मल बैलेंस करना है, करते हैं जरा। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 4,26,020। एक चीज आपको ठीक करनी है कि यहाँ पे मैंने गलती से आईएफआर 20,000 का लिख दिया था, वो है 4,000 का, ठीक है। तो थोड़ा सा जैसे मुझसे ये सिल्ली मिस्टेक हो गई, तो आपको भी ये वाली सिल्ली मिस्टेक पेपर में नहीं करनी है, ठीक है। तो यहां पर भी हम टोटल लिखेंगे 4,26,020। अब इधर का टोटल आ रहा है 4,06,000। तो बेसिकली आपको गेन हुआ रियलाइजेशन के अंदर, तो आप यहां लिखेंगे टू गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। कितने पार्टनर्स है हमारे पास? 2 ही पार्टनर्स हैं। कौन कौन? आशीष और कनव। आशीष और कनव। और हमारा ये जो गेन आ रहा है वो आ रहा है 20,020। अब आप इसे बांटेंगे कौन सी रेशो में? एक ही तो रेशो होती है यहाँ पर हमारे पास, कौन सी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कितनी है? हमारे पास 3:2 रेशो थी जिसके अंदर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो यहाँ पर हमारा आता है ये 12,012 और 8,008, ठीक है। सो बस ये एक हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का क्वेश्चन था। इसके अंदर आपके देखो क्या क्या, एक तो आपका कंफ्यूजन दूर हुआ होगा कि आईएफआर अगर है एज इट इज ट्रांसफर होता है, सो कुछ और आपको ट्रीटमेंट नहीं करना होता। अगर किसी पार्टनर के रिलेटिव का कोई लोन है, चाहे वो उसकी वाइफ हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, आपके लिए आउटसाइडर लायबिलिटी, आप फर्म हो, तो आप तो उसको एज एन आउटसाइडर लायबिलिटी ही लेकर चलोगे। उसके अलावा जैसे कि ईपीएफ है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको भी फंड देख के पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, तो ये भी आपके लिए आउटसाइड लायबिलिटी है। नहीं दे रखी थी रियलाइज वैल्यू, तो हमने इसको रियलाइज किया इसकी बुक वैल्यू पे। रेम्यूनरेशन वाली बात थी कि यहाँ पर एक पार्टनर था, हमसे रेम्यूनरेशन ले रहा था, एक्सपेंसेस को बियर वो कर रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि रेम्यूनरेशन अलाउड की गई है तो पे भी उसने किया होगा। तो पेड बाय द पार्टनर, बॉन्ड बाय द पार्टनर, तो उसकी हमने कोई एंट्री नहीं करी 8,000 की, बट फर्म के पास से जो 12,000 रुपए गए हमने उसकी एंट्री करी है, ठीक है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर, और ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। सो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स होंगे वो आपके कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। सो देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन इज योगेश एंड नरेश वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। तो सबसे पहली लाइन से तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिली है। They dissolved the firm on 1st April 2024. Naresh was assigned the responsibility to realize the assets and pay the liabilities at a remuneration of 10,000. तो ये लाइन तो अंडरलाइन करने वाली, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चा आगे का क्वेश्चन पढ़ता है, ऊपर की लाइन छोड़ देता है। यहाँ पे उन्होंने बोला कि हमने नरेश को कहा कि आप सारा डिसोल्यूशन का काम करोगे और बदले में हम आपको 10,000 रुपए का रेम्यूनरेशन देंगे इंक्लूडिंग एक्सपेंस। तो बहुत अच्छी ट्रांजेक्शन है, 10,000 रुपए का खर्चा है फर्म का इंक्लूडिंग एक्सपेंस, ठीक है। प्रॉपर एक बैलेंस शीट है आपके पास और नीचे के कुछ पॉइंट्स हैं। बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। अब जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? हमें रियलाइजेबल एसेट्स ट्रांसफर करने हैं और अपनी आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो पहले यही काम हम करके रख लेते हैं। चलिए बताइए, कैश एंड बैंक हम ट्रांसफर करेंगे क्या? कैश एंड बैंक नहीं। इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट्स हमें यहां पर लिखनी है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 30,000 की। उसके बाद हमारे पास है डेटर्स। क्या डेटर्स ट्रांसफर करेंगे? यस, हमें डेटर्स ट्रांसफर करने हैं, बट आपके पास डेटर्स के साथ साथ ना प्रोविजंस हैं। आपको विदाउट प्रोविजन यहाँ पे क्लोज करना है, और इसी के साथ जो आपको प्रोविजन दे रखा है वो आप लायबिलिटी साइड में क्लोज करेंगे, क्योंकि प्रोविजंस का बैलेंस क्रेडिट होता है, ठीक है। तो एसेट साइड से तो हमने सारी चीजें लिख ली है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, वो आपको पता है कि यहाँ नहीं आएगा। अब लायबिलिटी साइड में अगर मैं आऊं तो क्रेडिटर्स ट्रांसफर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लोन बाय नरेश, पार्टनर का लोन है, नरेश हमारा एक पार्टनर था, पार्टनर का लोन हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। लोन बाय मिसेस योगेश, बिल्कुल करेंगे यार, मिसेस योगेश की है, हमारे लिए तो वो क्या है, आउटसाइडर है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बिल्कुल ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगी। अब देखिए जरा पहला पॉइंट देखते हैं। योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ लोन। योगेश कहता है कि अपनी वाइफ का लोन मैं खुद पे कर दूंगा। तो आपको बताया था मैंने, एंट्री इधर से है तो एग्जिट इधर से होगी, और क्योंकि आपका एक पार्टनर आपकी एक लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू योगेश कैपिटल अकाउंट। क्या पे कर रहा है ये? लोन बाय मिसेस योगेश। कितने का लोन है वो आपको यहां से दिख रहा है, 42,000 का,
ठीक है। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट देखें तो डेटर्स रियलाइज 60,060। अब डेटर्स की पेमेंट आ चुकी है तो वो इस साइड आएगी। यहाँ पे डेटर्स रियलाइज होंगे तो वही आपके कैश और बैंक, आपकी बुक में जैसा लिखा है कैश और बैंक हम भी वैसे लिखेंगे। डेटर्स ये रियलाइज हुए 60,060 पे। उसके बाद was to take the investment at an agreed value of 26,000। नरेश कहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को मैं ले जाता हूं 26,000 पे। तो यहां पर एक पार्टनर हमारी इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, यानी कि हमारा एसेट लेके जा रहा है, तो उसी के कैपिटल अकाउंट से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और ब्रैकेट में हमने लिख दिया इन्वेस्टमेंट कितने की 26,000, जितने की वो लेकर गया है। आगे लिखा है क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 months बट वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% पर एनम। इसको स्टार मार्क कर लो, इस तरीके की एंट्रीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ लिखा है कि क्रेडिटर्स को ना आपने 2 महीने बाद पेमेंट करनी थी, बट क्योंकि आपने उसे पेमेंट आज ही कर दी है तो उसने कहा कि मेरे से 15% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट ले लो। अब आप देखो आपके पास क्रेडिटर्स हैं कितने के, 80,000 के आपके क्रेडिटर्स हैं, ठीक। आप 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हो तो आपको 2 महीने का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट के हिसाब से? 15% के हिसाब से। तो कितने का डिस्काउंट निकल कर आता है? तो हमारा डिस्काउंट निकल कर आया 2,000 का, विच मीन्स कि 80,000 के क्रेडिटर्स थे, बट आपने कितने की पेमेंट करी है यहाँ पर? 80,000 के क्रेडिटर्स थे, उन्होंने 2,000 का आपको डिस्काउंट दे दिया है, तो आप कितनी पेमेंट कर रहे हो उनको? 78,000। ठीक। नेक्स्ट इज अ डेटर प्रीवियसली रिटन ऑफ हिज बैड डेट पेड 16,670 रुपीज। आपने कुछ अपने डेटर्स को बैड डेट मान लिया था, आपने मान लिया था कि आपका पैसा डूब गया है, लेकिन अचानक से वो पैसा आपके पास आ गया, तो ठीक है, हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है ये। तो हम ऐसे पैसे को, डूबा हुआ पैसा जब हमारे पास वापस आ जाता है तो उसे हम कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हमारे पास कितने के? 16,670। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज्ड 1000। आपके पास कोई एसेट था, रिकॉर्डेड नहीं था, बेचा तब भी 10,000 रुपए मिल गए, पैसा आ रहा है ना, तो यहां पर भी आप लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट 10,000। ठीक। पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए हैं, बट आप याद करो कि आपने एक चीज अंडरलाइन करी थी ऊपर, ये वाली रेम्यूनरेशन वाली, कि आपने रेम्यूनरेशन पे करना था किसको? नरेश को, जिसको आपने कहा था कि आप सारा काम करोगे। तो यहां पर आपने उसको रेम्यूनरेशन पे करनी है, तो आप यहां लिखेंगे टू नरेश कैपिटल अकाउंट रेम्यूनरेशन कितने की? 10,000। ठीक है। अभी भी लेकिन हमें इस अकाउंट को क्लोज करने से पहले एक काम करना है, हमें चेक करना है कि क्या सारे एसेट्स रियलाइज हो गए। बिल्कुल हो गए। इन्वेस्टमेंट हमारी नरेश ले गया है, डेटर्स हमारे पास पैसा देकर चले गए हैं, लाइबिलिटीज की मैं बात करूं तो प्रोविजन की कोई पेमेंट नहीं होती है, क्रेडिटर्स की हमने पेमेंट कर दी है, मिसेस योगेश का लोन योगेश ने पे कर दिया है, IFR की कोई पेमेंट नहीं होती। ठीक है। तो बस अभी आपको क्या करना है, फिलहाल यहाँ का पहले टोटल करिए, टोटल कर लिया है, बस दोनों साइड का टोटल करके चेक कर लेते हैं कि हमें गेन हो रहा है रियलाइजेशन पे या फिर लॉस। तो हमने टोटल किया तो टोटल हमारा क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा था 2,46,730, और जब हमने उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो डिफरेंस आया था 13,330। और क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली थी तो हमने इक्वली दोनों के बीच में प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी के बेसिस पर हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और कैश और बैंक अकाउंट। सो अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन तो हमने बना लिया। अगर आपने रियलाइजेशन बना लिया ना, आपने 90% क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया, बस ये टोटर मोटर हमारा 10% बचा है और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। अब जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो ये तो हम अभी अपने 12th के बचपन से हमने पढ़ा, पहले चैप्टर से ही, कि जैसे ही आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। खाता खोलना है, और इस खाता खोलने के भी पता नंबर मिलते हैं। तुम्हें कुछ भी ना आता हो ना, खाता जरूर खोल देना। तो आपने लिख दिया यहाँ पे बाय बैलेंस BD, और बैलेंस शीट के अंदर ही आपको यहाँ पे बैलेंस मिल जाएगा। कितना कितना बैलेंस है हमारे पास? दोनों की कैपिटल, हाँ दोनों की कैपिटल का बैलेंस सेम है, 21,000 और 21,000। अब आपने क्या करना है, देखो भाई, जो चीज आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हो ना, उस पर टिक लगाते रहना बैलेंस शीट में, पेपर में, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने क्या चीज नहीं ट्रांसफर करी है। आपने कैपिटल का बैलेंस भी लिख दिया ना, तो उस पर टिक लगा दो कि यार ये काम हम कर चुके हैं। अब आप देखो लाइबिलिटी साइड में क्या बचा है आपके पास। एक तो बचा है आपके पास लोन बाय नरेश, उसकी बात तो हम बाद में देखेंगे। उसके अलावा लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं है, तो इसको हमने बाद में देखना है, इसको हमने सर्कल करके रख लिया। अब एसेट साइड में अगर आप देखें तो कैश और बैंक, अभी उसका अकाउंट हमें बनाना ही है, तो चलो कैश और बैंक का अकाउंट हमें बनाना ही है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना रखा है, तो ट्रांसफर करते ही चलते हैं।
ये हमारे कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। कैश हमारे लिए एसेट है, तो डेबिट साइड में हमने उसका बैलेंस लिख दिया कितना, 6000। ठीक, उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो चुका है, डेटर हो चुका है, प्रोविजन हो चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नाम की एक चीज है। एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट है, किस साइड लिखा करते थे, डेबिट साइड। यस। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बताइए कितने का है, 10,600। 1,10,600 को आपने इक्वली बांटा तो 55,300। ठीक है, दोनों पार्टनर्स में हमने ट्रांसफर कर दिया। अब हम सब कुछ कर चुके हैं, बैलेंस शीट से तो हमारा काम हो गया है, सिर्फ ध्यान में रखना है लोन बाय नरेश है। अब आप आओ अपने रियलाइजेशन अकाउंट पे। अब जरा आप रियलाइजेशन अकाउंट को देखो, आपको क्या डेबिट साइड में किसी पार्टनर का नाम दिख रहा है क्या, योगेश। दिख रहा है ना, तो आपने वहां डेबिट में दिख रहा है ना, तो यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। और कौन से अकाउंट से देख रहे हैं आप ये चीज, तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन, सिर्फ क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करनी है। तो अमाउंट था 42, क्या देखो दोबारा किसी का दिख रहा है नाम, अब आपको नरेश का नाम दिखा, फिर से डेबिट में दिखा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख दो, किस नाम से, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से, 10,000 से। फिर से देखो क्या कैपिटल का नाम आया क्या डेबिट साइड में, हाँ जी, ये कैपिटल जब यहाँ आपने जब आपने गेन ऑन रियलाइजेशन निकाला, तब भी आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का नाम यूज किया, 65 तो ये गेन भी आपने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। उसका भी तो अब इसी तरीके से क्रेडिट साइड में चेक करो, क्या क्रेडिट साइड में आपको दिख रहा है क्या किसी पार्टनर का नाम, हाँ नरेश को दिख रहा है। दिखा आपको क्रेडिट साइड में भी नरेश का, तो यहाँ डेबिट साइड में लिख दो कौन से अकाउंट से आ रहा है ये, तो यहाँ भी आप लिखोगे टू रियलाइजेशन 26,000 से, ये 26,000 हो गया, बस और तो कहीं नहीं दिख रहा, नहीं। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसको बैलेंस करना है। तो जरा दोनों साइड के हम टोटल्स निकाल लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे टोटल तो कर दिया है, लेकिन अभी आपको कुछ चीजें अधूरी सी दिख रही होंगी। क्या है अधूरा, यहाँ पे मैंने योगेश का टोटल किया, तो योगेश के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा था 69,665, वहीं पे उसके डेबिट का टोटल कम निकल रहा था, तो यहाँ पर बैलेंस निकला है 14,365। अब बात ऐसी है कि अब तक जितने भी हमने चैप्टर्स करे उसके अंदर हम अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू कर रहे थे, तो हम लिखा करते थे बैलेंस सीडी। अब यहाँ पर ना बिजनेस बंद हो चुका है, तो अब यहाँ पर आपको उसको पैसा देना है, तो योगेश के कैपिटल की तो मुझे क्या कर देनी है, अब पेमेंट कर देनी है। तो यहाँ आप लिखेंगे टू कैश और बैंक अकाउंट, और ये अमाउंट आपने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे यहाँ हो चुकी है आपकी फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, योगेश तो अपने घर लेकर चला गया 14,365। बात आती है नरेश की। जब मैंने नरेश का टोटल किया तो मुझे नरेश का क्रेडिट साइड का टोटल कम दिखा, यानी कि नरेश ने फर्म के पास पता है कितना पैसा छोड़ रखा है, 37,665 रुपीज। वहीं पर नरेश से हमने पैसा लेना है, फर्म ने नरेश से कितना पैसा लेना है, 81,300। अब हमने नरेश को बुलाया बिठाया, हमने कहा नरेश जी देखो ऐसा है, आपने हमें 81,300 रुपीज देने हैं, आपने देने हैं हमें, और हमने आपको 37,665 रुपीज देने हैं, तो आपका जो बैलेंस निकलता है वो हमारी तरफ निकलता है, आप हमें पैसा दो, कितना, 43,635। इतने में ही नरेश निकल कर आया बाहर, उसका दिमाग खुला, उसने कहा अच्छा जरा बैलेंस शीट में देखना जरा, 44,000 का मेरा लोन है, आप मुझसे कितना पैसा मांग रहे हो, 43,635। भाई साहब 44,000 पहले तुम दो, एज पर सेक्शन 48 पहले आप मेरा लोन पे करेंगे तब मेरी कैपिटल का नंबर आएगा, तो पहले आप मुझे पैसा दीजिए। तो ऐसे में नरेश ने क्या किया, यहां पर उसने कहा कि ठीक है मैंने आपको पैसा देना ना कैपिटल में, एक काम करो मेरे लोन में से सेटल कर दो। तो यहां पर ये जो कमी रह गई है ना, वो आपने कहां से सेटल करनी है, नरेश के लोन से। तो एक बात अब आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि जहां पर एक पार्टनर का फर्म की तरफ कोई बैलेंस निकल आता है और उसी पार्टनर का कोई लोन भी है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसके लोन से सेटलमेंट कर लेंगे, चाहे लोन लिया हो चाहे लोन दिया हो, आप लोन से सेटलमेंट कर सकते हैं। तो हमने नरेश का लोन यहाँ पे ट्रांसफर करना है, कितना, पूरा 44,000 नहीं, अभी भी नरेश जो है वो पैसा लेगा, वो बस आपको आपकी पेमेंट कर रहा है जो उसकी कैपिटल की डेफिशिएंसी निकल रही है कि मेरे लोन में से आप इतना पैसा निकाल लो और मेरे कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो। तो देखो कैपिटल का तो हमारा जुगाड़ हो गया। बात समझ आ गई आपको? यहाँ पे क्या हुआ था, कैपिटल का बैलेंस निकला था नरेश का 43,635 का, नरेश ने कहा मेरे लोन से एडजस्ट कर लो, ठीक है, तो वो एडजस्टमेंट तो हो गई, नरेश का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया, कोई बैलेंस नरेश का नहीं निकला। ठीक,
चलिए, अब नरेश का लोन अकाउंट भी आपको बनाना है। तो सबसे पहले तो आप इसका ना ओपनिंग बैलेंस लिख के रखो बेसिकली। कितना? 44,000। अब आप अपनी बैलेंस शीट में टिक लगा सकते हो कि आपने वो भी ट्रांसफर कर लिया है। अब देखो आपने यहां लिखा है ना नरेश के लोन का नाम, तो इसको क्रॉस एंट्री कहां ट्रांसफर करोगे? डेबिट साइड में। किस नाम से? टू नरेश कैपिटल अकाउंट। कितने से? जितना आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, 43,635। अभी भी आपने नरेश को पैसा देना है। बैलेंस कितना? बैलेंस देना है अभी भी आपको 365 रुपीज नरेश को पे करने थे, जो आपने यहाँ पे पे कर दिए। ठीक है, तो जो लोन का किस्सा है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इसको भी टिक करके रखना कि ये वाली एंट्रीज भी थोड़ी ध्यान रखने वाली होती है कि लोन का सेटलमेंट कैसे होता है। ठीक है, लोन अकाउंट समझ आ गया? देखो ना क्या कर रहे हो, आपसे क्रॉस एंट्रीज ट्रांसफर करते जा रहे हो। अब कैश अकाउंट और भी सिंपल, आपने बैलेंस तो ट्रांसफर कर रखा है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में देखो कहीं कैश लिखा था क्या? रियलाइजेशन के डेबिट में चेक करो, कैश है। तो आपने डेबिट साइड वाली चीज यहाँ पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करनी है। क्यों? क्योंकि आपने क्या पे करी थी? अपनी कुछ लाइबिलिटीज पे करी थी। तो आप ब्रैकेट में लिख देंगे लाइबिलिटीज पेड ऑफ। कितने की पे करी थी? 78,000। ऐसे ही आप अपने रियलाइजेशन के डेबिट क्रेडिट साइड में चेक करो। रियलाइजेशन के क्रेडिट में कहीं कैश लिखा है आपने? हाँ जी, बिल्कुल लिखा है आपने। तो आपने एसेट्स को रियलाइज किया था, कैश में किया था, तो वहां से आपके पास कितना पैसा आया था? 86,730। यहाँ चेक करो कहीं कैश दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दो। क्रेडिट साइड में किसके अकाउंट से आ रहा है? योगेश के। तो बाय योगेश कैपिटल अकाउंट फाइनल सेटलमेंट हुई थी 14,365 की। कहीं और कैश और बैंक दिख रहा है क्या? ये 365 वाला डेबिट साइड में यहाँ भी दिख रहा है, इसे भी ट्रांसफर करो। बाय किस नाम से? नरेश। बाय नरेश लोन अकाउंट या लोन बाय नरेश, जो भी आपने नाम यूज किया हो, 365। अब भाई आपने सब जगह से एंट्री पास कर ली है, सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं। लास्ट में आपका जो कैश का बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मिस्टेक है। ये बैलेंस शीट के अंदर आपका मैच करेगा और ये बताएगा कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सो 92,730 दोनों साइड का बैलेंस आ रहा है हमारा। तो हमारा कैश अकाउंट मैच कर गया और हमने तो काम सारा सही कर लिया है। ठीक है, तो हमने पूरा क्वेश्चन ये अपना सॉल्व किया डिसोल्यूशन का, जहां पर हमने रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट, पार्टनर का कैश अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, सब कुछ बनाया। ठीक है, इसी के साथ हमारा डिसोल्यूशन कंप्लीट हुआ और मुबारक हो, इसी के साथ वॉल्यूम 1 पार्टनरशिप अकाउंट्स हमने आज कंप्लीट कर लिया है। 36 मार्क्स की आपकी ये बुक है जो हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका काम है इस पूरी बुक को अच्छे से प्रिपेयर करना है और बढ़िया तरीके से अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में स्कोर करना है, क्योंकि वहां पे इसकी वेटेज, जिनके भी एग्जाम्स में ये सिर्फ यही बुक आ रही है, तो 80 मार्क्स की वेटेज है फिलहाल। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट।